हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन वेलकम बैक टू शॉर्ट सिलेक्शन नीट बायोलॉजी क्रैश कोर्स। तो बच्चों 75 दिन में पूरी बायोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं, पूरे 38 चैप्टर्स हम एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन इस क्रैश कोर्स के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। तो इस सीरीज में अभी तक कौन कौन से चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, कौन सी यूनिट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों आपकी जो 11th एनसीईआरटी में फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। चारों चैप्टर्स आपको इस क्रैश कोर्स में हमने पढ़ लिए हैं। लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया है, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फिर बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट जो है बच्चों 12th क्लास के अंदर, जिसमें दो चैप्टर्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस एंड बायोटेक्नोलॉजी इन इट्स एप्लीकेशंस, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद बच्चों फिर बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट अब जो हो गई, जहां से एक ट्रेंड देखा गया है कि लगातार क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं। 3 चैप्टर्स हैं बच्चों उसके अंदर, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तीनों चैप्टर्स कंप्लीट यूनिट हम कर चुके हैं बच्चों। फिर 11th क्लास में अगेन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली जो यूनिट है बच्चों, जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स बच्चों, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस क्रैश कोर्स को इस तरह से प्लान किया गया है कि वो चैप्टर्स जिनमें आपको ज्यादा तकलीफ आती है उनको हमने पहले किया है, ना कि उनको हमने बाद के लिए रखा है बच्चों। या तो आप उनको अवॉइड करते हो, आप कम ध्यान देते हो इन चैप्टर्स के ऊपर, जबकि अब इनसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं रिलेटिवली, इन्हीं में आपकी गलतियां भी ज्यादा होती है, कंफ्यूजन्स भी ज्यादा होते हैं, और इसलिए इनको हमने पहले खत्म कर लिया। बायोमोलिक्यूल्स भी बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो इतने सारे चैप्टर्स ऑलरेडी क्रैश कोर्स में हो गए हैं। यदि आपने अभी तक इन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो भाई देख लो, चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट सबको अवेलेबल है, ऑल आर पब्लिक टू ऑल। तो फायदा मिलेगा, वन शॉट में है लेक्चर्स। हाँ, जो कुछ बड़े चैप्टर्स उनको हम 2 पार्ट में ले रहे हैं, आधे चैप्टर का एक वन शॉट, फिर बाकी के आधे का वन शॉट हम इस तरह से ले रहे हैं। जैसे अब बच्चों नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं आज, अगेन एक ऐसी यूनिट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगता है थ्योरेटिकल है, लेकिन यदि उसको ठीक से पढ़ा जाए बच्चों तो बहुत इंटरेस्टिंग भी बनाया जा सकता है और उसको अच्छे से समझा भी जा सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम। और वो यूनिट है बच्चों इकोलॉजी, जहां पर अगेन बहुत क्वेश्चंस आते हैं। 4 चैप्टर्स हैं बच्चों, और चारों चैप्टर्स को अब हम यहां पर कंटिन्यूटी में लेंगे, एक एक करके चारों चैप्टर्स हम कंप्लीट करेंगे। आज पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशंस, इस चैप्टर को अगेन बच्चों हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने भी इसको एक्चुअली इसी तरह से दे रखा है, और इसको इसी तरह से समझे तो ज्यादा बेटर भी है। फर्स्ट पार्ट में एनसीईआरटी ने ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करी कि किस तरह से जिस हैबिटेट में, नीश में वो रहते हैं बच्चों, वहां के जो अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स हैं उनका उनके ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, कैसे वो उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। अडेप्टेशंस की बात हुई है, फैक्टर्स का क्या इंपैक्ट होता है ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, उसकी बात हुई है, और उसको आज हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, समझेंगे। बहुत सारी चीजें इस पार्ट में ऐसी है बच्चों, मतलब मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली स्ट्रेस देकर बोलना चाहूंगा, जहां पर एनसीईआरटी ने क्वेश्चंस रेज करे हैं, पर्टिकुलरली ये फर्स्ट हाफ जो है चैप्टर का, लेकिन उनके आंसर्स नहीं दिए हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको यदि एनसीईआरटी ने रेज कर दिया है तो आपको उनके आंसर्स पता होने चाहिए, क्योंकि फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में आ सकते हैं, पहले भी पास्ट में आए हुए हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उनके इंटरेस्टिंग आंसर्स भी हैं। अच्छा, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है इस फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर में जहां पर एनसीईआरटी ने इनडायरेक्टली आपको बस थोड़ा सा कुछ, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि एनसीईआरटी एक नई नवेली दुल्हन की तरह होती है, जो बताना बहुत कुछ चाहती है लेकिन बोल नहीं पाती है ना, कम शब्दों में अपनी बात की जाती है। इन द सेम वे इस हाफ में एनसीईआरटी ने बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको बताए हैं, लेकिन डिटेल में नहीं बताया। ठीक, उन सबको हम यहां पर डिस्कस करेंगे कंसेप्चुअली कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्यों फ्रीजिंग वाटर्स में जो फिशेज होती है, भाई सब जीरो, यदि 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम चले जाएं तो वहां पर फ्रीजिंग टेम्परेचर है ना, लेकिन -30 -40 पे भी जो फिशेज है वो सर्वाइव कर रही है। कई डीप ओशन फिशेज जो है, मरीन फिशेज जो हैं, कैसे कर पा रही है, क्यों उनका खून फ्रीज नहीं हो रहा, उनके बॉडी फ्लूइड्स क्यों फ्रीज नहीं हो रहे। अब एनसीईआरटी ने आपसे ये पूछा है कि भाई कैसे सर्वाइव करती है वहां पर, बट आंसर नहीं दिया आपको, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, कौन सी ऐसी एल्गी है जो आपको डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशंस में मिलेगी, ग्रीन, ब्राउन और रेड में सबसे डीप में मिलने वाली, और क्यों डीप में मिल रही है। चलो, कौन से डीप में मिलेगी इसका आंसर ज्यादातर बच्चे दे देते हैं,
क्योंकि इसका आंसर आपको ज्यादा लोग बता देते हैं। लेकिन क्यों वो सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट में मिल रही है, इसका आंसर नहीं बताते आपको, ठीक है, वो हम देखेंगे। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ एनर्जी फॉर द डीप ओशन एनिमल्स, ये या प्लांट्स, ये आपको नहीं बता रखा, पूछा है लेकिन बता नहीं रखा है बच्चों। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो अब आज हम इस चैप्टर में देखेंगे, समझेंगे, और आज के बाद आपको इस चैप्टर में ना तो बोरियत महसूस होगी, ना ही समझने में कोई दिक्कत होगी बच्चों। स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जो पढ़ने वाली लाइंस हैं, उनको हम मार्क करते हुए, हाईलाइट करते हुए चलेंगे बच्चों। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस होगी, क्वेश्चन बनने के चांसेस, उनको मैं स्टार मार्क भी करूंगा। और जो ऐसी लाइंस है जिनको पढ़ने की जरूरत नहीं है लास्ट मोमेंट पे, बिफोर नीट, है ना, जब आप लास्ट रिवीजन करते हैं तो उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा समय बचाना, उनको हम हाईलाइट भी नहीं करेंगे, मार्क भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चैप्टर में लैंग्वेज की कंप्लीटनेस के लिए, एक फ्लो बनाने के लिए, कि ऐसी लाइंस भी यूज होती है जिनका रिलेवेंस नहीं होता है बच्चों। तो our living world is fascinatingly diverse and amazingly complex. We can try to understand its complexity by investigating processes at various levels of biological organization, macromolecules, cells, tissues, organs, individual organisms, population, communities, ecosystems, and biomes. तो एक तो आपको यहां पर क्या दे रखा है बच्चों, वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन दे रखे हैं, कि यदि हम लिविंग वर्ल्ड में ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स देखें तो सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात करूंगा तो फिर सेल, सेल से नीचे हम ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। लेकिन यहां पर अभी लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है, लाइफ कहां से स्टार्ट हो रही है, मैक्रोमोलिक्यूल से, ठीक है। तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मैक्रोमोलिक्यूल्स, देन सेल्स, देन टिश्यूज, देन ऑर्गन्स, देन इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। यहां तक तो यूजुअली हम 11th क्लास में जब फिजियोलॉजी पढ़ते हैं वहां पर बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड में भी हमने इसकी बात करी है। लेकिन अब इसके आगे की जो बात है बच्चों, ऑर्गेनिजम्स से जब हम स्टार्ट करें, इकोलॉजी वहां स्टार्ट होती है जहां पर लिविंग वर्ल्ड खत्म हो रहा है या फिजियोलॉजी खत्म हो रही है। ऑर्गेनिजम्स से चालू होगी अब इकोलॉजी। तो ऑर्गेनिजम्स के बाद के जितने ऑर्गेनिजम्स और उसके बाद के जितने भी बायोलॉजिकल लेवल्स हैं बच्चों ऑर्गेनाइजेशन के, उनसे रिलेट करती है इकोलॉजी, उनके बारे में हम यहां पर बात करते हैं। ऑर्गेनिजम्स, देन पॉपुलेशन, देन कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स एंड बायोम्स। क्या होते हैं ये टर्म्स, जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये टर्म्स आते जाएंगे बच्चों, ठीक है। At any level of biological organization, we can ask two types of questions. For example, when we hear the bulbul singing early morning in the garden, we may ask, how does the bird sing and why does the bird sing? यहाँ पर दो questions NCERT कह रही है कि हम पूछ सकते हैं जब भी किसी चिड़िया को हम गाते हुए सुने, कि वो कैसे गाती है और क्यों गाती है। कैसे गाती है, मैंने बोला ना, जहां फिजियोलॉजी खत्म होगी वहां पर इकोलॉजी चालू होगी। तो जो कैसे गाती है वो तो भाई वॉइस बॉक्स जो होता है बच्चों, हम बोलते हैं ना साउंड बॉक्स होता है, उसकी मदद से गाती है। ये तो फिजियोलॉजी हो गई जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब क्यों गाती है वो इकोलॉजी का क्वेश्चन है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो इकोलॉजी का क्वेश्चन है। क्यों गा रही है, मेटिंग के लिए, अपने पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए गा रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब एज एन ऑर्गेनिज्म ये जो बर्ड है वो एक दूसरे मेंबर ऑफ द, हम कह सकते हैं, पॉपुलेशन के साथ इंटरैक्ट कर रही है। ऑर्गेनिजम्स के ऊपर नेक्स्ट लेवल क्या है, पॉपुलेशन, और ये जो इंटरैक्शन है इसी की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इंटरैक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद अदर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज अबायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग फैक्टर्स जो होते हैं, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, है ना, ये सारी चीजें, ये जो दोनों फैक्टर्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ इंटरेक्शन है दैट इज बायोटिक फैक्टर्स, नॉन लिविंग के साथ इंटरेक्शन है दैट इज अबायोटिक फैक्टर्स। जब इनका इंटरेक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के साथ हम पढ़ते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इकोलॉजी, दैट इज इकोलॉजी बच्चों, ठीक है। और वही इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। तो ये यहां पर आपको बताया था, हाउ टाइप क्वेश्चन सीक द मैकेनिज्म बिहाइंड द प्रोसेस, while the why type questions seek the significance of the process. For the first question in our example, the answer might be in terms of the operation of the voice box and the vibrating bone in the bird, whereas for the second question, the answer may lie in the bird's need to communicate with its mate during breeding season. है ना, जैसे मैंने आपको बताया था, भाई क्यों गा रही है, उसका आंसर क्या है कि बर्ड को नीड है टू कम्युनिकेट विद इट्स मेट, जो पार्टनर है मेटिंग के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ब्रीडिंग सीजन में उसको अट्रैक्ट करने के लिए। When you observe nature around you with a scientific frame of mind, you will certainly come up with many interesting questions of both types. Why are night blooming flowers generally white? मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखते तो हैं लेकिन सोचते नहीं है कि वो क्यों हैं, और वो सोचने लग जाएं तो आपको तब पता चलेगा कि एक्चुअली साइंस कितनी इंटरेस्टिंग है और कितनी ब्यूटीफुल है बच्चों, ठीक है। How does the bee know which flower has nectar? Why does cactus have so many thorns? How does the chick first recognize
हर ओन मदर एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं डेली रूटीन में जो आप यदि सोचें तो आपको पता चलेगा कि उनकी सिग्निफिकेंस क्या है। एनिमल बिहेवियर मैं एक चैप्टर पढ़ाता हूं उन बच्चों को जो बायोलॉजी ओलंपियाड्स टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एनिमल बिहेवियर ऐसा आपके नीट में या बोर्ड्स के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाँ ओलंपियाड्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और ये जो भी हमने क्वेश्चंस देखे ना एनिमल एंड ऑर्गेनिजम्स के बिहेवियर, नॉट ओनली एनिमल्स लेकिन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बिहेवियर उससे रिलेटेड मैं दोनों बात करता हूँ, एनिमल एज वेल एज प्लांट बिहेवियर। वहां पर ये भी जो क्वेश्चंस है उनके क्वेश्चंस वहां पूछे जाते हैं, यहाँ नहीं पूछे जाते हैं। इनके आंसर्स जो अभी शुरुआत में दे रखे थे आपको कि जो न्यू बॉर्न बर्ड्स होते हैं वो कैसे अपनी जो मदर बर्ड है उसको पहचानते हैं, बहुत अच्छा आपको एक्सपेरिमेंट वहां पर दे रखा है, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट दे रखा है वहां पर कि किस तरह से जो न्यूबॉर्न होता है उसको आप पहले कंफ्यूज करते हो कि हाँ कि वो अपनी रियल मदर को पहचान पाता है नहीं पाता है। मतलब जब तक आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करोगे साइंस पॉसिबल नहीं है ना। थॉर्न्स क्यों होते हैं कैक्टस में, ये आपको पता है, वैसे आगे भी आ जाएगा अभी ये, है ना। तो वाटर लॉस को प्रिवेंट करने की तो बहुत सारी ऐसी चीजें फैसिनेटिंग हैं जो हमें लगता है कि यार कि इसका क्या मतलब है, लेकिन यदि आप डीप में जाओगे, डिटेलिंग में जाओगे तो हर चीज का मतलब है बच्चों, हर चीज का मतलब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस दैट इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शंस, है ना। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन आ गई, इसको मार्क करेंगे हम इकोलॉजी की। इकोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच स्टडीज द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट, जैसा भी मैंने आपको डिफाइन करा था। ऑर्गेनिजम्स के बीच का यानी कि बायोटिक फैक्टर्स के साथ, एंड उसका जो नॉन लिविंग आसपास का एम्बियंस है बच्चों, एनवायरनमेंट है। एम्बियंस वर्ड आगे एनसीईआरटी ने यूज करा, एम्बियंस का मतलब ये आपके आसपास का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, है ना। कई कहते हैं, हम कहते हैं ना जैसे घर को बहुत अच्छे से सजा कर रखते हैं, डेकोरेट करके रखते हैं कुछ लोग के घर का एम्बियंस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो एक्सटर्नल फील जो अपीयरेंस होता है बच्चों। तो it studies the interactions among organisms and between the organism and its physical environment, abiotic factors is called as ecology। इसको मार्क भी कर लो, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है आपसे। ठीक, इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको बोला था, जहां पर लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट हुआ, जहां पर फिजियोलॉजी कंप्लीट हुई, कहां कंप्लीट होती है? ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बच्चों, है ना। वो चैप्टर वहां खत्म कर देते हैं अपन यूजुअली। तो अब उसके आगे से हम यहां पर बात करेंगे कि कौन से 4 लेवल्स के साथ मेनली कंसर्न होती है बच्चों ये? ऑर्गेनिजम्स, पॉपुलेशंस, कम्युनिटीज एंड बायोम्स। जैसे जैसे ऑर्गेनिजम्स मिलकर एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में पॉपुलेशन बना रहे हैं बच्चों, कुछ पॉपुलेशंस मिलकर क्या बना रही है फिर एक पर्टिकुलर एरिया में? कम्युनिटी, और फिर कुछ कम्युनिटी, सारी कम्युनिटीज मिलकर क्या बनाएगी? एक पर्टिकुलर एरिया में बायोम, है ना। और इस तरह से कई सारे बायोम्स हैं जो अल्टीमेटली हमारे प्लेनेट को बना रहे हैं बच्चों। द लिविंग, द बायोस्फीयर हम कह सकते हैं, द लिविंग पार्ट ऑफ आवर प्लेनेट वी कैन से। जहां पर जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स है, बायोटिक फैक्टर्स, उनको हम इसलिए एक्सक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करके अल्टीमेटली हमारा पूरा जो प्लेनेट है वो उसकी एग्जिस्टेंस है, वहां पर लाइफ की एग्जिस्टेंस है बच्चों। तो अल्टीमेटली फिर बायोम से बायोम्स के अंदर दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे आपके, द बायोटिक फैक्टर्स एज वेल एज द अबायोटिक फैक्टर्स। कंप्लीट सारे बायोम्स मिलकर अल्टीमेटली हमारे प्लेनेट को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी इज बेसिकली कंसर्न विद 4 लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसको भी मार्क कर लेंगे बच्चों। ठीक, तो ये चारों लेवल्स अपने को पता होने चाहिए, सीक्वेंस अपने को पता होना चाहिए, बहुत इजी है। वैसे जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ऑटोमेटिकली आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सीक्वेंस, जब आप टर्म्स समझ जाओगे कि भाई पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, बायोम का मतलब क्या होता है, तो ऑटोमेटिकली ये सीक्वेंस याद रहेगी। ठीक है, फिलहाल इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन की बात हो रही है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में इकोसिस्टम की बात करते हैं। तो जैसे जैसे इस यूनिट में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे डिफरेंट जो ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनकी डिटेलिंग आती जाएगी। बात करते हैं बच्चों ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। ये इस चैप्टर का हम कह सकते हैं फर्स्ट हाफ है, और सेकेंड हाफ है पॉपुलेशंस। ठीक, आज हम कंप्लीट करेंगे ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बच्चों पॉपुलेशंस वाला पार्ट। क्योंकि बड़ा चैप्टर है, जल्दीबाजी हमें करनी नहीं है, लंबे लंबे वन शॉट लेने का कोई मतलब नहीं है। 4 घंटे 5 घंटे 2 घंटे में चैप्टर निमट नहीं सकता, जो निमटाते हैं वो फिर जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते इस चैप्टर के साथ, दिस इज फॉर श्योर। तो हम तसल्ली से पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे, पूरा टाइम देंगे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी व्हिच ट्राइज टू, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला कि भाई जब हम ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बात कर रहे हैं तो हम फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, वही एनसीईआरटी यहां बोल रही है कि इकोलॉजी एट द ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी व्हिच ट्राइज टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट्स इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली सर्वाइवल बट आल्सो रिप्रोडक्शन। देखो बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर ऐसी हो रही है जो हमें
हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में जो दोनों तरह के फैक्टर्स हैं, चाहे वो बायोटिक हो चाहे अबायोटिक हो, दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं बायोटिक फैक्टर्स, जो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं अबायोटिक फैक्टर्स, उनके बीच में अपने आप को सर्वाइव करने में मदद कर रही है ना। हमारे ऑर्गन सिस्टम्स हमारी मदद कर रहे हैं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग हमें मदद कर रही है। मेरे को लग रहा है कि सामने कुत्ता मेरे पीछे पड़ने वाला है, मेरी तरफ घूर रहा है, घुर्रा रहा है, भौंक रहा है, मैं भागूंगा, अपने आप को बचा रहा हूं, है ना। किसकी मदद से बचाया है मैंने? अपने जो स्केलेटल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम है, मसल्स की मदद से। फिर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी उसमें इन्वॉल्व होगा क्योंकि ब्लड फ्लो बढ़ाना है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इन्वॉल्व होगा क्योंकि जब भागूंगा तो ब्रीदिंग रेट भी बढ़ेगी, वहां पर ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ाने हैं बॉडी के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा करना है। सारे सिस्टम्स आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम ने तो पता लगाया कि हाँ कि भाई अब डेंजर है, वहां तक सिग्नलिंग कैसे पहुंची? सेंसरी ऑर्गन्स की मदद से पहुंची बच्चों। फिर मैंने रिएक्ट करा, तो मेरी बॉडी की फिजियोलॉजी भी मेरे को मदद कर रही है। आगे बात समझ में, हम इसको कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, कि हाँ भी आपकी हर ऑर्गेनिज्म की फिजियोलॉजी भी उसको अपने आसपास के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दोनों के साथ इंटरेक्ट करने में मदद करती है। आया मजा? तो you may have learnt in earlier classes how the rotation of our planet around the sun and the tilt of its axis cause annual variations in the intensity and duration of temperature resulting in distinct season। ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही हो बेटा, है ना, लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो कि हमारी जो अर्थ है भाई वो रोटेट भी कर रही है, उसकी वजह से डायनल वेरिएशन आता है कि दिन रात हो रहे हैं, रिवॉल्व भी कर रही है सन के अराउंड, उसकी वजह से सीजनल चेंजेस आते हैं, और जो टिल्ट है अपनी एक्सिस पे, है ना, उसी की वजह से जो वेरिएशंस आते हैं बच्चों टेम्परेचर्स वगैरह में, वो सारी चीजें होती है। ठीक, दीज वेरिएशंस टुगेदर विद एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन का मतलब बारिश होना, स्नोफॉल होना, दोनों चीजें प्रेसिपिटेशन में आ जाती है बच्चों। प्रेसिपिटेशन इंक्लूड्स बोथ रेन एंड स्नो, अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट एंड टुंड्रा। अब ऑर्गेनिजम्स, देन एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में जितने ऑर्गेनिजम्स है, दैट आर फर्स्ट पॉपुलेशन, कई पॉपुलेशन है कि कम्युनिटी, और फिर कई कम्युनिटीज मिलकर बनाती है एक बायोम। अब बायोम कैसे बन रहा है उसकी डेफिनेशन आपको यहां पर दे रखी है, इसको अपन मार्क कर लेंगे बच्चों। तो यहां से लेके जितने भी एनुअल वेरिएशंस हैं उनको भी हम इसमें मिलाएंगे। तो एनुअल वेरिएशंस इन द इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर रिजल्टिंग इन डिस्टिंक्ट सीजंस, दीज वेरिएशन, सीजनल वेरिएशंस के साथ साथ एनुअल वेरिएशंस, सीजनल वेरिएशंस प्लस एनुअल वेरिएशन इन प्रेसिपिटेशन अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेजर बायोम्स सच एज डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा। मतलब एक बायोम को हम दूसरे बायोम से किन फैक्टर्स के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट करते हैं या डिफरेंशिएट करते हैं? मेनली टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर में डायरनल वेरिएशंस, एनुअल वेरिएशंस, जो 24 घंटे में टेम्परेचर वेरिएशंस है वो कैसी है, एक साल में बार बार जो टेम्परेचर वेरिएशंस आ रही है, सीजनल वेरिएशन आ रही है सीजन्स के दौरान, वो टेम्परेचर वेरिएशंस कैसी है। ठीक है, प्रेसिपिटेशन कितना है, बारिश ज्यादा होती है, कम होती है, एवरेज होती है ना, इस बेसिस पर बायोम बनते हैं बच्चों। ठीक है, यहां पर आपको दे भी रखा है, कई बायोम्स के एग्जांपल यहां पे दे रखे हैं, आप देखेंगे बायोम डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एनुअल टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन। तो हमारे प्लेनेट पर जो डिफरेंट बायोम्स हैं वो हम कैसे डिसाइड कर रहे हैं बच्चों? एक तो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, पूरे साल में जो एवरेज बारिश है वो कितनी हो रही है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है। ये ध्यान रखा करो, जितने भी ग्राफ्स होते हैं बच्चों उनमें एक्स एक्सिस पे क्या है, क्या स्केलिंग की हुई है, वाई एक्सिस पे क्या है, क्या स्केलिंग की हुई है, इस पे आप ध्यान नहीं देते हो। यूनिट्स क्या ली है, यहाँ पर सेंटीमीटर में मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है, डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर टेम्परेचर है, स्केलिंग आपको याद रखनी है। आप सिर्फ ये तो देख लेते हो, ये भूल जाते हो, और फिर कई बार आपको जो क्वेश्चन बनाने वाला होता है इसमें ही गच्चा देता है, वो यहां पर कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, फिर आप चक्कर खा जाओगे। आगे बात समझ में, इन पे जरूर ध्यान दिया करो बच्चों। ठीक, पता चला क्वेश्चन ऐसे ही आ गया, करो दे दिया, इसको ए मार्क कर दिया, इसको बी मार्क कर दिया, बताओ ए और बी क्या है। ओके बच्चे, यही सोचते रह जाएंगे यार ए और बी तो ध्यान ही नहीं दिया यहां पर हमने। ठीक है, अब देखो एक्स एक्सिस पे क्या है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की, भाई साल में कितनी बारिश हो रही है। हम बात करते हैं सबसे पहले डेजर्ट की। अब डेजर्ट बायोम कैसे डिसाइड हो रहा है, हमने उन ज्योग्राफिकल एरियाज को मिलाकर डेजर्ट बायोम डेजिग्नेट कराया, या उनको हम डेजर्ट बायोम के अंदर कैटेगराइज करेंगे जिनके अंदर पूरे साल में जो बारिश है वो 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है। ये क्राइटेरिया बन गया एक तरीके से, यहां पर ग्राफ से देखकर आप आराम से बता सकते हो। आ रही है बात समझ में? ठीक है, टेम्परेचर की मैं बात करूं, ठीक, तो जहां पर कभी भी इसके नीचे तो टेम्परेचर जा ही नहीं रहा, लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा जा सकता है ना। वैसे यहां तो बहुत कम बताया
यूरोपियन कंट्रीज के डेजर्ट हैं ये, हमारे इधर के नहीं है एशियन कंट्री। ठीक, तो इस तरह से आप बायोम को डिफाइन करते हो। अब इधर आ जाओ, देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं अपन। ठीक है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करो, देखो ये मीन टेम्परेचर है। एक और चीज याद रखना, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, वे पूरे साल का यदि हम एवरेज, क्योंकि देखो डेजर्ट में भी जब सर्दियां आएगी तो टेम्परेचर उतना ज्यादा नहीं होगा जितना गर्मी में होगा। हाँ, डायनल वेरिएशन होती है कि दोपहर में बढ़ जाता है लेकिन रात में काफी कम भी हो जाता है। मीन निकालोगे तो हाँ, इससे तो थोड़ा ज्यादा आता है। एनसीईआरटी ने यहाँ पर ये थोड़ा सा गलती कर रखी है कि डेजर्ट का जो मीन टेम्परेचर है वो 25 के भी नीचे, ऑलमोस्ट 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास दे रखा है, जो कि एक्चुअली नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, हमें तो इस ग्राफ जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वही हमें अभी याद रखना है फिलहाल, क्योंकि क्वेश्चन यदि आया डायग्राम बेस्ड तो यही डायग्राम, यही कर्व आपको वहां पर ग्राफ, सॉरी नॉट कर्व, ग्राफ आपको दिया जाएगा बेटा। ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। अब देखो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन है कहां तक पहुंच रहा है, 400 तक पहुंच रहा है बेटा, मतलब बारिश बहुत ज्यादा, लेकिन जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो भी ज्यादा है, और इसीलिए यहां पर आपको बारिश भी ज्यादा मिल रही है, आपको ह्यूमिडिटी भी ज्यादा मिलेगी, क्योंकि बारिश के साथ साथ टेम्परेचर भी ज्यादा है बेटा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें, और यदि हम देखें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स की हम बात करें तो काफी ऐसी अभी बायोडाइवर्सिटी जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए, जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आपको मिलेगी। अभी भी वहां पर आए दिन हम नए, जब जो भी बायोलॉजिस्ट हैं जो रिसर्च फील्ड में हैं वो नए ऑर्गेनिजम्स को डिस्कवर करते हैं। इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी वहां पर है बेटा। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए, लिविंग वर्ल्ड में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, तो इस तरह से बायोम्स को हम डिफाइन करते हैं। डिफरेंट बायोम्स आपको यहाँ पर दे रखे हैं, अब आप सबको डिसाइफर यहाँ पर आराम से कर सकते हो जैसे मैंने बताया। ठीक है, तो आपको ये सबका ध्यान रखना है कि कॉनिफरस फॉरेस्ट जो है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन कितना देखने को मिलता है वहां पर, मीन एनुअल टेम्परेचर में वेरिएशन, भाई करीब 0 से 15 डिग्री सेल्सियस का मीन जो है, इस बीच में आपको टेम्परेचर मिलेगा। मीन टेम्परेचर, एनुअल टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूँ, एवरेज एनुअल टेम्परेचर की कॉनिफरस फॉरेस्ट की हम बात करें तो, है ना। इसी तरह से टेम्परेट फॉरेस्ट की बात करें तो रिलेटिवली यदि हम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन की बात करें तो कॉनिफरस से थोड़ा सा कम, लेकिन टेम्परेचर रिलेटिवली ज्यादा बेटा। ग्रासलैंड्स की हम बात करें तो डेजर्ट्स के कंपैरिजन में मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन थोड़ा ज्यादा, लेकिन जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बड़ी है इन कंपैरिजन टू डेजर्ट्स। ये सारे जो रेंजेस हैं डिफरेंट बायोम्स के हमें याद करने, है ना। और याद कैसे रखोगे, ट्रिक की जरूरत नहीं है यहाँ पर फालतू में, कम ट्रिक्स यूज करा करो बच्चों। बायोलॉजी के अंदर आप बहुत ज्यादा भर भर के ट्रिक्स यूज करते हो, मैं उसके फेवर में नहीं हूँ। ट्रिक्स के वीडियोस भी आपको हम चैनल पे देते हैं, लेकिन सिर्फ उन बच्चों की मदद के लिए जिनका ट्रिक्स के बिना काम चलता ही नहीं है। एज ए स्टूडेंट जब मैंने नीट क्रैक करा था बच्चों, मैंने एक बार में ही नीट क्रैक करा था। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, मैं एक वर्किंग डॉक्टर हूँ, नॉट ओनली एमबीबीएस बट आफ्टर दैट एमडी करी है, एफआईपीएम करा है, खुद का हॉस्पिटल रन कर रहा हूँ, है ना। एज ए कंसल्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी वर्क कर रहा हूँ। पढ़ाना शौक है, पैशन है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक चीज जो हमें हमेशा फॉलो करता था कि जब तक ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि यार मेरे को तो ये चीजें याद हो ही नहीं रही, तब तक मैं कभी भी ट्रिक का यूज नहीं करता था। पहले कोशिश करो कि चीजों को समझ के और बिना ट्रिक के याद करें, कारण जब भर भर के आप ट्रिक्स यूज करते हो तो एक समय के बाद ट्रिक्स इतनी सारी हो जाती है कि ट्रिक्स में कंफ्यूज हो जाते हो, और ट्रिक के एक या दो वर्ड भी आपने इधर उधर कर दिए तो पूरा क्वेश्चन गलत है आपका बेटा। तो ट्रिक्स पे डिपेंडेंसी थोड़ी कम रखनी है हमें। ठीक, चलो, तो ये जितने भी बायोम्स आपको यहां पर दे रखे हैं बेटा, डेजर्ट, ग्रासलैंड, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, कनिफरस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, इनकी रेंजेस याद रखो। इसमें आपके लिए एक काम मैं आसान कर सकता हूं जो लॉजिकल है, हम कंसेप्चुअली बात करेंगे हर चीज की, है ना। यहां पर आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट बना लो। ठीक है, एक तरफ आप लिख लो टेम्परेचर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो रेंज, और दूसरी तरफ आप लिख लो प्रेसिपिटेशन, और इसको भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, और फिर उसके आगे बायोम लिखते जाओ। तो जब आप एक सीक्वेंस बना लेते हो बेटा तो काम आसान हो जाता है आपके लिए, है ना। ये तरीका आप यहां पर अपना सकते हो। जैसे हम क्या कर सकते हैं, प्रेसिपिटेशन की यदि हम बात करें तो प्रेसिपिटेशन की एक अलग लिस्ट बना लो कि भाई सबसे कम प्रेसिपिटेशन से सबसे ज्यादा मीन प्रेसिपिटेशन की तरफ अपन चल सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम डेजर्ट, देन आर्कटिक्स, देन ग्रासलैंड्स, के बाद फिर आपके टेम्परेट, देन कॉनिफरस एंड देन ट्रॉपिकल। इसी तरह से आप टेम्परेचर की भी एक लिस्ट बना सकते हो कि भाई सबसे कम से सबसे ज्यादा की तरफ, और उसके सामने उसका बायोम लिख लो। तो टेम्परेचर की एक अलग लिस्ट बन गई, आप एक साथ कॉमन नहीं बना सकते हो, ध्यान रखना, है ना। तो आपको क्या करना है, टेम्परेचर की एक अलग लिस्ट बना लो, आप प्रेसिपिटेशन की अलग लिस्ट बना लो,
टेम्परेचर के हिसाब से बायोम्स मेंशन कर दो, आप इसके हिसाब से प्रेसिपिटेशन के हिसाब से बायोम्स मेंशन कर दो। जब भी क्वेश्चन आए, अब आपको दोनों तरफ से उठानी है चीजें। आपसे कॉनिफरस पूछा तो आपने प्रेसिपिटेशन वाली लिस्ट याद कर रखी है, उसमें से रेंज उठा लो उसकी, और इधर टेम्परेचर की लिस्ट याद कर रखी है, उधर से टेम्परेचर की रेंज उठा लो और अकॉर्डिंगली आंसर दे दो आप, खत्म बात। ठीक है, तो ये अप्रोच अपने को अपनानी है जब हम इसको याद करेंगे बेटा। आगे बढ़ते हैं। Regional and local variations within each biome lead to the formation of a wide variety of habitats. अब नेक्स्ट जो इन्होंने क्या बताया भाई, बायोम के अंदर भी ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे, अभी अपन ने क्या देखा, देखो बायोम में एक रेंज है, डेजर्ट में भी देखो रेंज है। किसी जगह पर जो कुछ एरियाज ऐसे भी होंगे डेजर्ट के जहां पर जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो करीब 5 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वहां पर पूरे साल रिलेटिवली जो एक्सट्रीम टेम्परेचर ऊपर का टेम्परेचर जाता है वो थोड़ा कम होता है इन कंपैरिजन टू वो एरियाज ऑफ द डेजर्ट जो इस रेंज, इस वाले पार्ट में आ रहे होंगे। इनमें जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 25 है। तो डेजर्ट बायोम में भी अलग अलग एरियाज हैं, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर करीब 25 डिग्री सेल्सियस मीन एनुअल टेम्परेचर, यहां पर इसका मतलब यहां पर गर्मी ज्यादा रहती है। कुछ ऐसे हैं जहां पर 15, तो यहां पर ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंड, और कुछ ऐसे भी हैं जहां पर ज्यादा टेम्परेचर नहीं रहता, रिलेटिवली ठंडे रहते हैं, है ना। क्यों डेजर्ट में डाला, क्योंकि प्रेसिपिटेशन 50 से कम है। अब उसमें भी देखो रेंज है, कुछ एरियाज ऐसे आ रहे हैं जो ऑलमोस्ट 50 सेंटीमीटर मार्क पे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 15 टू 20 मार्क पे। तो ऐसा एरिया जो इस जगह पर आ रहा है, मान लो इस पॉइंट पे आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है मान लो, है ना। अब इस पॉइंट पे जो एरिया आ रहा होगा उसका प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट 10 के आसपास, और उस पे मीन एनुअल टेम्परेचर की मैं बात करूं ऑलमोस्ट 7 के आसपास, ठंडा भी होगा रिलेटिवली इन कंपैरिजन टू दिस पार्ट, ठीक है, और बारिश भी बहुत कम है, मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन भी बहुत कम है। आगे बात समझ में। अब इस पार्ट की बात करूं मैं, इसकी बात कर लेते हैं, इस वाले पॉइंट की बात करते हैं अपन डेजर्ट में। अब इसकी मैं बात करूं तो देखो यहां पर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन ऑलमोस्ट 40, टेम्परेचर 10 से 15 के बीच में। तो ये वाला जो पॉइंट अभी अपन ने देखा था, इसके कंपैरिजन में यहां पर मीन एनुअल टेम्परेचर भी थोड़ा ज्यादा, उतनी ठंड नहीं मिलेगी जितनी इस वाले पार्ट में मिलेगी, और बारिश भी थोड़ी ज्यादा। तो यहां पर क्योंकि ये जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं ये अलग हैं इन कंपैरिजन टू दिस वन, तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होंगे तो अकॉर्डिंगली वहां पर जो आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलने वाले हैं उनमें भी वेरिएबिलिटी आएगी, टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी। तो ये जो एक ही बायोम में जो लोकल वेरिएशंस हैं, सीजनल वेरिएशंस हैं, रीजनल वेरिएशंस हैं, उसकी वजह से जो डिफरेंट हम कह सकते हैं यहां पर बायोलॉजिकल सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, जहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, उनको हम हैबिटेट्स बोलेंगे। हैबिटेट्स की डेफिनेशन आगे बच्चों यहां पर। तो रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस विद इन ईच बायोम लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स। आ गया समझ में हैबिटेट्स क्या होते हैं बेटा। मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया आर, यहां पर आपको मेजर बायोम्स ऑफ इंडिया शो कर रखे हैं बेटा। ऑन प्लेनेट अर्थ लाइफ एग्जिस्ट नॉट, अब देखो यहां पर आपको इंडिया के बायोम शो कर रखे हैं, लेकिन जो चीज मैंने आपको बोली थी कि डेजर्ट्स के केस में जो मीन एनुअल टेम्परेचर की रेंज है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ये ऊपर सरका देते तो ज्यादा बेटर रहता। लग ऐसा रहा है कि जैसे यूरोपियन रीजन के आपको बायोम्स बता रखे हैं। On planet Earth, life exists not just in a few favorable habitats, but even in extreme and harsh habitats. Scorching Rajasthan desert, rain-soaked Meghalaya forest, deep ocean trenches, torrential streams, permafrost यानी कि snow-laden polar regions, high mountain tops, thermal springs, and stinking compost pits to name a few. क्या कह रहा है यहाँ पर कि ऐसा नहीं है कि आपको ऑर्गेनिज्म सिर्फ उन्हीं हैबिटेट्स में मिलेंगे जहां पर लाइफ के लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है। लाइफ में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है कि आपको ऐसे एरियाज में भी लाइफ मिल जाएगी जहां पर आप सोच भी नहीं सकते, एक्सट्रीम्स ऑफ अनफेवरेबल सिचुएशंस जहां पर रहती है, यहाँ पर बता रखा है। फॉर एग्जांपल जहां पर जैसे राजस्थान के डेजर्ट्स की हम बात करें तो 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर जाता है, उससे ऊपर जा सकता है। रेन सॉक मेघालय फॉरेस्ट लगातार बारिश होती रहती है। डीप ओशन ट्रेंचेस में टोरेंशियल स्ट्रीम से तेज, है ना, स्नो लेडन पोलर रीजन्स में आपको लाइफ मिल जाएगी। हाई माउंटेन टॉप्स पे मिल जाएगी। थर्मल स्प्रिंग्स जहां पर 100 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है वहां पर उबलते पानी में आपको लाइफ मिल जाएगी, कुछ बैक्टीरियाज मिल जाएंगे। तो हर तरह के हैबिटेट्स में आपको लाइफ मिलेगी, ये बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है। इवन आर इंटेस्टाइन इज अ यूनिक हैबिटेट फॉर हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज ऑफ माइक्रोब्स, ये भी आप जानते हैं, पढ़ते हैं अपन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कि हमारा जो इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर भी गुड फ्लोरा एंड बैड फ्लोरा दोनों रहती है। अच्छे माइक्रोब्स और बुरे माइक्रोब्स दोनों रहते हैं। अच्छे माइक्रोब्स बुरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को प्रिवेंट करते हैं, डाइजेस्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, बुरे माइक्रोब्स डिजीज कोज करते हैं बेटा, ठीक है। तो इसको मार्क तो कर लेते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है।
कोई भी डाउट हो पूछते हुए चलना, दिमाग में डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक, जहां पर भी डायग्राम्स आ रहे हैं बेटा एनसीईआरटी में, सारे डायग्राम्स हमें अच्छे से याद होने चाहिए। डायग्राम्स के अंदर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं नीट में, आगे भी आ सकते हैं, और जब भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा डायग्राम एनसीईआरटी से उठाया जाएगा। कोई भरोसा नहीं है एनटीए का। मान लो आपको ये 4 दे दिए डायग्राम सामने, जंबल करके इनके नाम दे दिए कि भाई एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड सी कोस्ट, आप मैच करके बताओ सही ऑप्शन क्या है। तो हर डायग्राम की लेबलिंग अच्छे से याद रखनी है, हर लेक्चर में बार बार बोलता हूं याद रखना बेटा। What are the key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitats? अब भाई ये वेरिएबिलिटी जो आ रही है डिफरेंट हैबिटेट्स की कंडीशंस में, वो क्यों आ रही है वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो ये 4 फैक्टर्स बिल्कुल अच्छे से याद रख लेना बेटा, है ना। ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि हैबिटेट में किस तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। इन्हीं के बेसिस पे डिफरेंट हैबिटेट्स को हम डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर में वेरिएबिलिटी, वाटर की अवेलेबिलिटी, लाइट की इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन, ज्यादा कम, ज्यादा समय के लिए, कम समय के लिए, क्वालिटी ऑफ सॉइल। ये 4 फैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि कौन सा हैबिटेट है और उसमें कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लो 3 स्टार। वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको, कई बच्चे इसको फिजियो पढ़ते हैं, ध्यान रखना, फिजियो अलग है, फिजिको अलग है। फिजियो रेफर्स टू फिजियोलॉजी, फंक्शनिंग, फिजिको रेफर्स टू फिजिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर। तो वी मस्ट रिमेंबर दैट द फिजिको केमिकल, तो जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स हैं, यहां पर अभी हम अबायोटिक नॉन लिविंग फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, एंड केमिकल कंपोनेंट्स अलोन डू नॉट कैरेक्टराइज द हैबिटेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली। देखो फिजिको केमिकल का मीनिंग समझ में आ जाएगा। जैसे यदि अपन सॉइल की बात करें तो सॉइल किसी पर्टिकुलर एरिया में कैसी मिल रही है, बड़े दाने हैं, ग्रेन साइज बड़ी है, ग्रेन साइज छोटी है, ये तो उसका फिजिकल कैरेक्टर हो गया, है ना। केमिकल कैरेक्टर क्या होगा, सोल्ट कंटेंट, सैलिनिटी ज्यादा है या कम है, पीएच ज्यादा है, एल्कलाइन सॉइल है, एसिडिक सॉइल है, ये क्या हो गया उसका केमिकल कैरेक्टर हो गया। आगे बात समझ में, ये फिजिको केमिकल का मतलब है यहां पर। द हैबिटेट इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स आल्सो। अब जैसा मैंने कहा था, कोई भी हैबिटेट या इकोलॉजी में किसी भी लेवल की जब हम बात करेंगे तो हम बायोटिक कंपोनेंट यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हीं के साथ तो हम रह रहे हैं, ठीक है, उनके साथ तो इंटरेक्शन होगा इसी। तो ये तो अबायोटिक फैक्टर्स हो गए एक हैबिटेट के, जो डिसाइड करते हैं कि हैबिटेट कैसा होगा, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। अब द हैबिटेट आल्सो इंक्लूड्स बायोटिक कंपोनेंट्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें पैथोजेंस भी आएंगे, पैरासाइट्स भी आएंगे, प्रेडेटर्स भी आएंगे, कॉम्पिटिटर्स भी आएंगे। पैथोजेंस डिजीज कॉजिंग एजेंट्स, पैरासाइट्स अगेन ये हमारे शरीर को या जिस होस्ट के अंदर भी ये रह रहे हैं, जिसके अंदर ये रहते हैं उसको हम होस्ट बोलेंगे, या उसके ऊपर रहेंगे। एक्टोपैरासाइट्स भी होते हैं, एंडोपैरासाइट्स भी होते हैं। यदि किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म रहकर उसको नुकसान पहुंचा रहा है और खुद फायदे में है, वो रिलेशनशिप पैरासिटिक रिलेशनशिप कहलाती है। और वो ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर है तो एक्टोपैरासाइट, सरफेस पे तो, और अंदर रह रहा है एंडोपैरासाइट, रहकर खुद फायदे में है और बदले में होस्ट को नुकसान पहुंचा रहा है, वो पैरासाइट कहलाता है। तो आपको हैबिटेट में पैरासाइट्स भी मिलेंगे। प्रेडेटर्स शिकारी, प्रे शिकार, है ना, तो ये भी मिलेंगे आपको। तो हर ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई प्रेडेटर भी होता है। फिर कॉम्पिटिटर्स, तो यूजुअली जो खुद की स्पीशीज के दूसरे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स हम मानते हैं एक तरीके से, है ना। तो जैसे यदि मैं बात करूं, मेरी बात करूं, तो भाई सबसे पहला कंपटीशन जो मेरे को फेस करना होगा वो दूसरे ह्यूमंस, दूसरे इंसानों से तो फेस करना होगा, कुत्ते बिल्ली से थोड़ी सबसे पहले कंपीट करूंगा मैं। आ रही है बात समझ में। लेकिन हाँ, कंपटीशन उनके साथ भी है। तो खुद की स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स मेंबर्स के साथ जब कंपटीशन होता है उसको तो बच्चों हम कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन विद इन द स्पीशीज। इंट्रा मींस इनसाइड, है ना। लेकिन हमारे सर्वाइवल के लिए हमें दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ भी कंपीट करना पड़ता है, ठीक है, वो कहलाता है इंटर स्पेसिफिक। इंटर मींस बिटवीन, दो स्पीशीज के बीच का कंपटीशन, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। पढ़ेंगे आगे, सारी चीजें आती जाएगी, ठीक है। आई थिंक यहां तक कोई डाउट नहीं है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद विच दे इंटरेक्ट कॉन्स्टेंटली, वी अज्यूम दैट, ये पूरा हैबिटेट की बात हो गई, इसको मार्क कर लो बेटा, इंपॉर्टेंट है। ये हैबिटेट क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, हैबिटेट के कंपोनेंट्स।
तो हैबिटेट में दोनों तरह के कंपोनेंट्स आ गए, अबायोटिक एज वेल एज बायोटिक कंपोनेंट्स से मिलकर डिफरेंट हैबिटेट्स बनते हैं बायोम्स के अंदर। वी अज्यूम दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म हैड थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व्ड एडेप्टेशंस टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। एडेप्टेशंस की बात इवोल्यूशन वाले चैप्टर में भी होती है, और वहां एक बहुत अच्छी सी लाइन दे रखी है जो ज्यादातर बच्चों को याद नहीं होगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। यदि मैं आपसे पूछूं कि एडेप्टेशंस कैसे हैं, मींस अडेप्टेशंस एक्वायर्ड होते हैं या इनहेरिटेबल होते हैं, है ना। मतलब इनहेरिटेबल का मतलब तो कि आप अपने पेरेंट्स से लेकर आते हो अडेप्टेशंस, या प्योरली एक्वायर्ड होते हैं कि भाई नहीं, आप में पहले से कोई अडेप्टेशंस नहीं होते, जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आप जैसे जैसे इंटरेक्ट करते हो अपने हैबिटेट के दूसरे कंपोनेंट्स के साथ, वैसे वैसे आप में अडेप्टेशंस डेवलप होते हैं। आपका आंसर क्या होगा, है ना। अडेप्टेशंस होंगे तो बाद में, लेकिन होते इनहेरिटेबल। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मान लो दो बच्चे हैं, है ना, दोनों बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही सेक्शन में पढ़ते हैं, उनको पढ़ाने वाले टीचर्स भी एक हैं, बुक्स भी उनके पास एक ही है, ठीक है। लेकिन जब एग्जाम टाइम आता है तो एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है और एक अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा। अब क्या कहोगे आप, इसका मतलब जिसने अच्छा परफॉर्म करा उसकी अडेप्टेबिलिटी अच्छी, और जिसने नहीं करा उसकी अडेप्टेबिलिटी खराब है ना। इसका मतलब जो आप कहोगे सर वो तो ज्यादा पढ़ लिया, जिसके मार्क्स अच्छा आ रहे हैं वो ज्यादा पढ़ा होगा, जिसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे वो कम पढ़ा होगा। तो जो ज्यादा पढ़ा है इसका मतलब उसकी पढ़ने की जो कैपेसिटी है, स्टेमिना, वो ज्यादा है, उसका कंसंट्रेशन अच्छा है। जो कहाँ डिसाइड हो रहा है, काफी हद तक जेनेटिक लेवल पे, उसको जीन्स ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से उसका कहीं ना कहीं वो जो क्वालिटीज उसको मिली है जिसकी वजह से वो अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है एग्जाम्स में, वो क्वालिटीज जेनेटिक लेवल पे डिसाइड हो रही है। आगे ना बात समझ में। ऐसे हम बोलते हैं, कई बार होते हैं कुछ लोग, दो बच्चे हैं मान लो, अगेन एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक कहीं भी जाता है इजीली एडजस्ट हो जाता है, सबके साथ घुल मिल के रहता है, एक कहीं भी जाता है एडजस्ट नहीं हो पाता। तो भाई वो जो घुल मिल कर रह पा रहा है कहीं पर भी जाके, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी क्वालिटीज है ना जिसकी वजह से बहुत इजीली एडजस्ट हो जाता है। वो क्वालिटीज आई कहां से है, कहां से आई है भाई, जीन से तो डिसाइड कर रहे हैं। इसलिए हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशंस आर व्हाट, दे आर इनहेरिटेबल। लेकिन हाँ, एनवायरमेंटल फैक्टर्स का भी कुछ इंपैक्ट होता है और आप वहां पर अपनी अडेप्टेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन जो मेन कंपोनेंट है आपकी अडेप्टेबिलिटी का वो तो आपके जीन्स के लेवल से ही आएगा। और आगे यहां पर भी एनसीईआरटी ने बोली है ये चीज, लेकिन ऐसे बोली कि आपको समझ में नहीं आती अभी। अब लेकिन अब जब मैंने ये एग्जांपल्स दिए ना, अब उसको ध्यान में रखते हुए अब जो लाइंस आएगी वो आगे अपन पढ़ेंगे अडेप्टेबिलिटी के बारे में, जब बात होगी आगे, पूरा टॉपिक है अडेप्टेशंस के ऊपर, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा बच्चा। चलो, each organism has an invariably defined range of conditions that it can tolerate, diversity in the resources it utilizes, and a distinct functional role in the ecological system. All these together comprise its niche. अब नीश हम कह सकते हैं हैबिटेट का भी एक सब पार्ट हो गया, है ना। और ये हर ऑर्गेनिज्म के लिए अलग होगा भाई, सबका कंफर्ट जोन अलग अलग होता है। इसको सिंपल वे में समझेंगे। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है, भाई हम रहे एक ही जगह, ये हमारा हैबिटेट है। मान लो मैं कोटा में रह रहा हूं, ये मेरा हैबिटेट है ना। पूरे कोटा में जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं, सोइल की क्वालिटी है, वाटर की अवेलेबिलिटी है, और लाइट में वेरिएशंस हैं, दे आर सेम। ये एक हैबिटेट हो गया, है ना। बायोटिक कंपोनेंट्स भी ऑलमोस्ट सेम, ठीक, उनके साथ में इंटरेक्ट कर रहा हूं। लेकिन अब मेरा नीश और किसी और ऑर्गेनिज्म का नीश अलग हो सकता है। क्यों? नीश में क्या, देखो ध्यान से, हर ऑर्गेनिज्म की, ईच ऑर्गेनिज्म हैज एन इनवेरिएबली, without any exception, means we can say defined range of conditions that it can tolerate. सबकी टॉलरेंस जो है वो अलग अलग होती है, चाहे कईयों को गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, कईयों को सर्दी ज्यादा लगती है। आगे बात समझ में, डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेज, कईयों को खाना भी ज्यादा चाहिए, कईयों को बहुत कम में काम चल जाता है, ठीक है। एंड अ डिस्टिंक्ट फंक्शनल रोल इन द इकोलॉजिकल सिस्टम, हर ऑर्गेनिज्म का रोल इकोलॉजिकल सिस्टम में अलग अलग है। कुत्ते का रोल अलग है, गाय का रोल अलग है, भैंस का रोल अलग है, बिल्ली का रोल अलग है, पक्षियों का रोल अलग है, प्लांट्स का रोल अलग है, मेरा रोल अलग है। आगे बात समझ में, तो कोई भी एक ऑर्गेनिज्म के आसपास का हम कह सकते हैं, हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे जा रहे हैं, हैबिटेट मैक्रो लेवल पे हो गया ज्यादा, उसके कंपैरिजन में यदि हम थोड़ा माइक्रो लेवल पे चले जाएं तो हर किसी का एक कंफर्ट जोन है यार। इन लोगों से मैं मिलता हूं, इतनी जगह पर मैं रहता हूं, इनसे मैं इंटरेक्ट करता हूं,
ये चीजें मुझे चाहिए, ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए, और ये अबायोटिक फैक्टर्स की वेरिएबिलिटी को मैं टॉलरेट कर सकता हूं, तो भाई मैं तो कोटा में भी इस पर्टिकुलर एरिया में ही ज्यादा पाया जाऊंगा, देखने को मिलूंगा। दैट इज माई नीश, है ना। तो अब समझ में आ गया, नीश और हैबिटेट में बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं। दिस इज नीश बच्चों। हैबिटेट में तो पूरे जितने भी उस एरिया में आपके साथ इंटरेक्ट करने वाले बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स वो सब आ गए। ठीक, तो नीश की डेफिनेशन आई थिंक अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, इसको मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट भी कर लेंगे हम। ओके, तो हैबिटेट की बात हो गई, नीश की बात हो गई, बायोम्स की बात हो गई, ऑर्गेनिजम्स की बात हो गई, पॉपुलेशंस और कम्युनिटीज की बात हो गई। अब और आगे बढ़ते हैं, पॉपुलेशंस और कम्युनिटीज के बारे में आगे और चर्चा हो जाएगी जब सेकंड हाफ ऑफ चैप्टर पे हम पहुंचेंगे। अब वो कौन से मेजर अबायोटिक फैक्टर्स हैं जो एक हैबिटेट को डिसाइड करते हैं, हैबिटेट में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिसाइड करते हैं, या जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है, सबको यहाँ पर एक्सप्लेन कराए। यहाँ पर के क्वेश्चंस भी रेज करेगी एनसीईआरटी बीच बीच में, जिनके आंसर अपन देखेंगे बच्चों। टेम्परेचर, सबसे पहले बात करते हैं अपन। टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली रेलेवेंट एनवायरमेंटल फैक्टर। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर कौन सा माना जाएगा, तो टेम्परेचर माना जाएगा, मार्क कर लो। You are aware that the average temperature on land varies seasonally, decreases progressively from equator towards the poles and from plains to the mountain tops. यदि हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएं तो भी टेम्परेचर कम होता है, इक्वेटर पर सबसे ज्यादा, पोल्स पे सबसे कम मिलेगा। ऐसे हाइट की ऑल्टीट्यूड की यदि हम बात करें तो प्लेन से जब माउंटेन टॉप्स पे जाओगे तो टेम्परेचर कम होता जाएगा बच्चों, सबको पता है, मार्क करने की जरूरत नहीं है। इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरियाज एंड हाई ऑल्टीट्यूड्स। हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जीरो के नीचे मिल सकता है, पोलर रीजन्स में आपको जीरो के नीचे मिलेगा, लेकिन यदि हम ट्रॉपिकल डेजर्ट्स की बात करें तो वहां पर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा भी मिलेगा। There are, however, unique habitats such as thermal springs and deep sea hydrothermal vents where average temperature exceeds, तो इसको मार्क कर लो, है ना। ऐसे हैबिटेट्स भी आपको मिल जाएंगे जहां पर टेम्परेचर, मैंने भी बोला था ना, उबलता हुआ पानी भी मिलेगा आपको, तो 100 डिग्री सेल्सियस तक भी मिलेगा डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स में और थर्मल स्प्रिंग्स में बच्चों। इट इज जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट एंड कैन नॉट ग्रो in temperate countries like Canada and Germany. Snow leopards are not found in Kerala forest and tuna fish are rarely caught beyond tropical latitudes in the ocean. क्यों? जितने भी अभी यहाँ पर एग्जांपल्स बोले, मैं सबका अपना अपना एक नीश है, सबको अपने सर्वाइवल के लिए कंफर्ट जोन क्या है कि भाई पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर में मिलेंगे, लाइट इंटेंसिटी इतनी होनी चाहिए, वहां पर लाइट ड्यूरेशन इतना होना चाहिए, यदि सोयल की बात करें तो सोयल ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो वो डिसाइड कर रहा है कि भाई उसी वजह से स्नो लेपर्ड्स आपको केरला में नहीं मिलेंगे, या आपको ठंडे इलाकों में ही मिलने वाले हैं, है ना। आम के पेड़ आपको ठंडे इलाकों में नहीं मिलेंगे, या आपको रिलेटिवली गर्म इलाकों में ही मिलने वाले हैं। आगे बात समझ में क्लियर? You can appreciate the significance of temperature to living organisms when you realize that it affects the kinetics of enzymes. अब टेम्परेचर क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो यहां पर आपको बताया है। टेम्परेचर किसको अफेक्ट करता है बच्चों? हम जानते हैं जितने भी लिविंग रिएक्शंस हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारी सेल्स के अंदर बच्चों, वो सब एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं। ये मैं आपको लिविंग वर्ल्ड में भी बताता हूं, बायोमोलिक्यूल्स में भी बताता हूं। सारे जो केमिकल रिएक्शंस हैं दे आर कैटलाइज्ड, एंजाइम्स वहां पर काम कर रहे हैं बेटा। तो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे सर्वाइवल के लिए, ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए। और ये जो एंजाइम्स हैं इनकी एफिशिएंसी एंड वर्किंग, टेम्परेचर, हम पढ़ते हैं ना बायोमोलिक्यूल्स के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, 3 फैक्टर्स वहां पढ़ते हैं बच्चों। टेम्परेचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। वहां आपको मैं ये भी बताता हूं कि क्योंकि मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स हो जाता है, जिसकी वजह से एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं। लो टेम्परेचर पे चले जाओगे 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे तो भी टेम्परेरीली इनएक्टिव हो जाएंगे, डीनेचुरेशन में परमानेंटली इनएक्टिव हो जाएंगे। और लो टेम्परेचर पे 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे हम चले जाएंगे, 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाने लग जाएंगे तो एक्टिविटी कम होती जाएगी, जीरो तक आते आते वो बिल्कुल इनएक्टिव हो जाएंगे। दैट इज टेम्परेरी इनएक्टिविटी यदि लो टेम्परेचर की हम बात करें तो यही यहां पर बताया कि क्यों टेम्परेचर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है भाई, क्योंकि इट अफेक्ट्स द काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, working of the enzymes, and through it the metabolic activity and other physiological functions of the organism. टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी कम, टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंजाइम एक्टिविटी कम। हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। कोई एंजाइम 25 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है, कोई 37 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादा काम कर रहा है बेटा, ठीक है। इसीलिए टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन जैसा भी हमने बोला था कि भाई आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, सर अभी आपने बोला था आर्की बैक्टीरिया की हम बात करें वो आपको थर्मल स्प्रिंग्स में भी, उबलते हुए पानी में मिल जाएंगे, हाइड्रोथर्मल वेंट्स में मिल जाएंगे, 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो वो कैसे? उनके पास यूनिक एंजाइम्स हैं कुछ जो इतने हाई टेम्परेचर पे भी एक्टिव रह सकते हैं, इस कारण से। आगे बात समझ में, वो उसका रीजन है। A few organisms can tolerate and thrive in a wide range, वही यहां पर आपको बता रखा है,
कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनमें वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर, बड़ी वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। उसका रीजन उनके जो एंजाइम्स हैं, उनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है वो बड़ा है, क्यों बड़ी रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो एंजाइम्स काम कर सकते हैं। और वो कैसे डिसाइड होगा? एंजाइम के बायोकेमिकल नेचर से, ठीक है। ऐसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, वाइड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड एज यूरिथर्मल। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट टर्म पूछा जाएगा। बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो बहुत, हम कह सकते हैं कि कंसाइज, क्या कि भाई 5 से 7 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन तो मैं झेल सकता हूं, उसके आगे या पीछे हुआ तो मैं निकल लूंगा, है ना। ऐसा ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा भाई? स्टेनोथर्मल, जिनमें जो वाइड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर उनको टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती। अगेन ये मेनली किस लेवल पे डिसाइड हो रही है? एट द लेवल ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। और एंजाइम्स का क्या स्ट्रक्चर होगा? वो डिसाइड होगा एट द लेवल ऑफ जीन्स, जेनेटिक्स आ गई यहां पर, ठीक, क्लियर। So a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperature, such organisms are called as stenothermal. दोनों टर्म्स हमें अच्छे से याद रखने हैं। The levels of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical distribution. Can you think of here erythromycin? ठीक है, तो ये तो आप बहुत easily कॉमन एग्जांपल्स हैं। भाई आपको स्टेनोथर्मल और यूरीथर्मल की बात करें तो यूरीथर्मल में मेनली जो हायर, और हम यूरीथर्मल्स में आते हैं, कारण हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या है? 37 डिग्री सेल्सियस, उसी पे हमारे एंजाइम्स मेनली काम करते हैं, ठीक है। लेकिन हम आराम से, जब गर्मियों में यहां पर राजस्थान की हम बात करें 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला जाता है, सर्दियों में कई बार 0 के आसपास भी आ जाता है, 5 के आसपास भी आ जाता है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स को हम टॉलरेट कर पा रहे हैं यूरीथर्मल्स, ठीक है। जैसे जैसे हम लोअर ऑर्गेनिजम्स की तरफ जाते हैं, यूजुअली स्टेनोथर्मल जो कंडीशन है वो वहां पर आने लग जाती है। तो इस तरह से आप आराम से आंसर दे सकते हो। स्पेसिफिक एग्जांपल्स यहां पर नहीं दे सकते अपन, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी इतनी बड़ी है, आप कितने ऑर्गेनिजम्स को स्टेनोथर्मल यूरीथर्मल क्लासिफाई करोगे? करते रह जाओगे। एग्जांपल तो कहीं से भी पूछा जा सकता है, जहां रेलेवेंट है वहां हम बात करेंगे एग्जांपल्स, कभी आगे आएगा। In recent years there has been a growing concern about the gradually increasing average global temperature, global warming की यहाँ पर बात हो रही है बेटा। तो लगातार जो मीन एनुअल टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है हमारे प्लेनेट का, और ये अपने आप में एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि हमने क्या बोला? टेम्परेचर मोस्ट इंपॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है, और यदि इसी में चेंजेस आएंगे तो ऑब्वियसली सारे हैबिटेट्स में, सबकी नीश में डिफरेंसेस आने लग जाएंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो बायोस्फीयर है वो अफेक्ट होगी इस चीज से। Water, next abiotic factor. Water is another, the most important factor influencing the life of organisms. In fact, life on earth originated in water and is unsustainable without water. सबसे पहले लाइफ का ओरिजिन पानी में हुआ था, ये हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं बेटा, वहां से फिर लैंड पे आई। उसमें भी पहले ध्यान रखना है, क्वेश्चन वहां से बनता है, वो भी यहाँ पर अभी कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और हो जाएगा हमारा। आपसे पूछा जाता है कि भाई पहले जो लैंड पे वाटर टू लैंड ट्रांजिशन हुआ वो प्लांट्स का हुआ या एनिमल्स का हुआ? मतलब पानी में लाइफ का ओरिजिन हुआ, वहां से पहले पानी से धरती पर प्लांट्स आए या एनिमल्स आए? याद रखना बेटा प्लांट्स। कैसे याद रखोगे? बिना प्लांट्स के एनिमल्स का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, इसलिए पहले प्लांट्स आए, ऐसे याद रखोगे आप। Its availability is so limited in deserts that only special adaptations make it possible for organisms to live there. The productivity and distribution of plants is also heavily dependent on water. You might think that organisms living in oceans, lakes and rivers should not face any water related problems, but it is not true. तो यहाँ पर क्या कहा है अभी तक एनसीईआरटी ने कि भाई पानी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, देखो पढ़ाना ही पड़ेगा इस तरीके से, जो जो काम की चीजें वो अपन मार्क करते जाएंगे, याद करते जाएंगे, समझते जाएंगे। लेकिन हाँ, बीच में ऐसी लाइन्स भी आएगी जो बोर करेगी थोड़ा सा, तो कंसेप्चुअल पार्ट में मजा लो, बोरिंग पार्ट को वैसे भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं पार्ट करता हूँ, फटाफट निकल लेते हैं, वैसे निकलेंगे। एनसीईआरटी ने सिर्फ इतना सा बोला है कि भाई पानी में ही लाइफ का ओरिजिन हुआ, पानी के बिना लाइफ पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन इसकी वजह से ये नहीं सोचना कि जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो मजे में है, इतना सा कहा अभी तक एनसीईआरटी ने। अब एनसीईआरटी क्या कह रही है कि फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, इंपॉर्टेंट है, द क्वालिटी केमिकल कंपोजिशन पीएच ऑफ वाटर बिकम्स इंपॉर्टेंट। द सॉल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी, ये पूछा रहेगा कि भाई सैलिनिटी कैसे मेजर करते हैं? पार्ट्स पर थाउजेंड, पीपीएम बात, पीपीटी में बात करेंगे, पार्ट्स पर मिलियन भी हो सकता है, उसमें भी मेजर की जाती है, यूनिटी चेंज करिए बस। तो आपको आंसर फर्स्ट प्रायोरिटी पीपीटी को देना है, पार्ट्स पर थाउजेंड। हाँ, यदि पार्ट्स पर थाउजेंड है तो पार्ट्स पर मिलियन आएगा, ठीक है। तो सैलिनिटी मेजर्ड एज पार्ट्स पर थाउजेंड इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर्स। यदि मैं बात करूं बच्चों, जो फ्रेश वाटर चीजें होती है, फ्रेश वाटर बॉडीज होती है, वहां पर आपको 5 से कम मिलेगी। सी की मैं बात कर दूं, वहां पर सोल्ट कंटेंट ज्यादा होगा, 30 to 35 पीपीटी, एंड
मोर देन 100 इन हाइपर सलाइन लगून्स की मैं बात करूं बच्चों तो वहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा होती है और अकॉर्डिंगली आपको क्या होगा यहां पर, जैसे हम बात करें बच्चों हेलोफाइल्स की, अगेन पढ़ते हैं हम आर्किबैक्टीरिया में, ठीक है, जहां पर सैलिनिटी बहुत ज्यादा है वो मिलेंगे आपको, ठीक, क्लियर। और उसी के बेसिस पर वे जो वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को टॉलरेट कर सकते हैं यूरीहेलिन, और जो नहीं कर सकते वो स्टेनोहेलिन ऑर्गेनिजम्स कहलाएंगे। तो एक तो ये याद रखना है अपने को यहां पर। देन सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटीज, उनको यूरीहेलिन कहते हैं, अदर आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज, उनको हम क्या कहेंगे, स्टेनोहेलिन कहेंगे। अगेन दो वर्ड्स हैं, टर्म्स पूछे जाते हैं, टर्म्स ही पूछा जाता है यहां से, इसलिए इनको मार्क कर लो, है ना। दूसरा एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि मेजरमेंट ऑफ सैलिनिटी किस यूनिट में किया जाएगा, ये आपसे पूछा जाएगा। ये फिगर्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि डिफरेंट वाटर बॉडीज में सैलिनिटी कितनी कितनी होती है, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। यहां तक अभी तक ये क्वेश्चन बनता है इस पैराग्राफ में से। मेनी फ्रेश वाटर एनिमल्स कैन नॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर एंड वाइस वर्सा बिकॉज ऑफ द ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स दे वुड फेस। इसकी बात हम करते हैं बेटा जब हम एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन देयर एलिमिनेशन पढ़ते हैं, वहां पर आपको बताता हूं मैं कि किस तरह से रेगुलेशन ऑफ ऑस्मोलैरिटी देखने को मिलता है फ्रेश वाटर एनिमल ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर और मरीन ऑस्मो रेगुलेटर्स के अंदर। तो यहाँ पर वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन द एलिमिनेशन में इसकी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। लाइट की बात करेंगे, थर्ड फैक्टर, थर्ड अबायोटिक फैक्टर बच्चों, ठीक है। Since plants produce food through photosynthesis, a process which is only possible when sunlight is available as a source of energy, we can quickly understand the importance of light for living organisms, particularly autotrophs. डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब लोग पेड़ पौधों के ऊपर डिपेंडेंट है भाई अपने खाने के लिए, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। और उसको बनाने के लिए पेड़ पौधों को लाइट चाहिए, फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो इसीलिए इनडायरेक्टली हम बोलते हैं कि भाई सब किसके ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी लाइफ लाइट एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट है। Many species of small plants, herbs and shrubs growing in forests are adapted to, लेकिन अब यहाँ पर पहले आपको थोड़ा शॉर्ट में बताया तो एनसीईआरटी क्या कह रही है, क्योंकि फालतू की लाइन है, बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं कि पानी पी लूं भाई, थोड़ा सा गला खराब हो रहा है। हाँ, तो एनसीईआरटी ने यहाँ पर आपको क्या बताया कि भाई लाइट में भी इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन सब ऑर्गेनिजम्स की जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी अलग अलग होती है। जैसे यदि मैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करूं तो बच्चों वहां पर बड़ी बड़ी कैनोपी, घने पेड़ होते हैं, लंबे लंबे पेड़ होंगे, है ना। उसकी वजह से जो बिल्कुल नीचे की तरफ छोटे छोटे पेड़ पौधे जो हर्ब्स एंड श्रब्स होते हैं, ऊपर जो पेड़ होते हैं बड़े पेड़, उनकी कैनोपी इतनी घनी होती है कि लाइट बहुत कम पहुंच पाती है नीचे। तो अकॉर्डिंगली उनमें विद टाइम इवोल्यूशन हो गया है, जिसकी वजह से अब जेनेटिक लेवल पे उनपे ऐसे चेंजेस आ गए कि कम लाइट की प्रेजेंस में भी वो फोटोसिंथेसाइज कर सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे जो डीप ओशन एनिमल्स और प्लांट्स हैं बच्चों, वहां तक तो प्रॉपर पूरी जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, हम बोलते हैं ना विबग्योर, वो पहुंच ही नहीं पा रहा है, बट फिर भी वो सर्वाइव कर पा रहे हैं। वो आगे क्वेश्चन आएगा, उसका आंसर भी अभी दूंगा मैं आपको, आगे पढ़ते हैं पहले, है ना। ये यहां पर एनसीईआरटी ने आपको बता रखा है। तो मेनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट इज हर्ब्स एंड श्रब्स growing in forests are adapted to photosynthesis optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall and canopied trees. Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement for flowering. इसकी हमने बात लिविंग वर्ल्ड में भी करी है बच्चों, है ना। लिविंग वर्ल्ड में जब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, वहां पर हमने बात करी थी कि काफी ऑर्गेनिजम्स में जो ब्रीडिंग सीजन होता है, जो रिप्रोडक्शन का टाइम होता है, वो कैसे पता लगता है उनको कि क्योंकि वो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, पर्टिकुलर सीजन में ही ब्रीड करते हैं। अब उनको जो मान लो समर में ब्रीड करते हैं, उनको कैसे पता चला कि गर्मी आ गई, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन दोनों बढ़ जाएगा, दिन लंबा होगा, ज्यादा समय तक सूरज की रोशनी रहेगी, इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, है ना। जो विंटर्स में ब्रीड करते हैं, दोनों के लिए अप्लाई हो रहा है, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए, जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं उनको कैसे पता चलेगा, जो लाइट का ड्यूरेशन है, दिन छोटे हो जाते हैं, रातें लंबी हो जाती है, ड्यूरेशन कम होती है, इंटेंसिटी भी कम होती है। आगे बात समझ में, वो यहाँ पर एनसीईआरटी ने बोला है। तो many plants are also dependent on sunlight to meet the photoperiodic requirement of flowering. For many animals too, light is important in that they use the diurnal and seasonal variations in light intensity and duration as cues for timing their foraging, reproduction, migratory activities, अलग अलग एक्टिविटीज के लिए। जैसे यदि हम सर्दियों की बात करें तो इंडिया में जो टेम्परेचर है वो सुटेबल होता है जो बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में बर्ड्स हैं उनके लिए। तो सीजनल वेरिएशन इन टेम्परेचर्स जो हो रही है बच्चों, उससे भी एक्टिविटीज डिसाइड हो रही है ऑर्गेनिजम्स की, वो माइग्रेट होकर इंडिया में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर
की इंटेंसिटी है, सॉरी लाइट की इंटेंसिटी है, ड्यूरेशन है, वो प्लांट्स और ऑर्गेनिजम्स दोनों की एक्टिविटी को इंपैक्ट करता है बच्चों। द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर। अब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, ड्यूरेशन ज्यादा तो टेम्परेचर भी ज्यादा, वही चीज यहां पर बोली है। The availability of light on land is closely linked with that of temperature since the sun is the source for both. But जैसा मैंने अभी आपको बोला था, और यहाँ पर क्वेश्चन भी रेज करा एनसीईआरटी ने, उसका आंसर हम देखेंगे। But deep, that is more than 500 मीटर in oceans, यदि मैं 500 मीटर के नीचे चला जाऊं ओशन में, मेरे को अंधेरा ही मिलने वाला है वहां पर। It is dark and its inhabitants are not aware of the existence of a celestial source of energy called sun. सूरज दिखता भी नहीं है वहां से 500 मीटर नीचे से आपको, है ना, सन जैसी कोई चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है, इतना डार्क आपको मिलेगा वहां पर। Then what then is their source of energy? आंसर क्या होगा इसका कि भाई जब सूरज की रोशनी का नामो निशान ही नहीं है 500 मीटर नीचे, घुप अंधेरा है, तो फिर वहां सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? तो पहला आंसर तो ये कि व्हाइट लाइट नहीं पहुंच रही है। व्हाइट लाइट कब पहुंचेगी वहां तक? जब व्हाइट लाइट के अंदर जितनी भी वेवलेंथ है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, सारे स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम है उसमें सारी वेवलेंथ होगी, तब जाके व्हाइट लाइट बनती है। तो क्योंकि 500 मीटर के नीचे तक सारी वेवलेंथ नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए वहां पर हमें व्हाइट लाइट यानी कि सूरज की रोशनी जो विजिबल है हमें वो नहीं दिखेगी। पहली चीज तो ये। तो यहां से क्या आंसर मिला आपको कि चाहे पूरी लाइट नहीं पहुंच रही, पूरा विजिबल स्पेक्ट्रम नहीं पहुंचा, लेकिन कुछ वेवलेंथ पहुंचती है। तो दूसरा क्वेश्चन यहां पर क्या अराइज हो सकता है जो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी वेवलेंथ डीपेस्ट जाएगी, वो लिख लो। तो डीपेस्ट जाने वाली जो वेवलेंथ है, क्योंकि एनसीईआरटी ने यहां पर जब क्वेश्चन रेज कराया तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, वो होती है ब्लू ग्रीन वेवलेंथ, है ना। इसमें भी ब्लू सबसे ज्यादा डीप जाती है। तो जब यहां पर कोई वेवलेंथ जा रही है तो वो भी एनर्जी सोर्स का काम करेगी, पहली चीज। दूसरे एनर्जी सोर्सेस क्या होंगे यहां पर, इसका आंसर हम देख रहे हैं। दूसरे एनर्जी सोर्सेस क्या होंगे? जो थर्मल वेंट्स हैं बच्चों, सीज और ओशंस के बेस पर जहां पर उबलता हुआ पानी आपको मिलेगा, दे आर अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्लस वेल फॉल्स। अब ये वेल फॉल्स क्या होते हैं भाई? वेल्स के मरने के बाद उनकी जो डेड बॉडी है, काफी बार क्या होता है कि सी या ओशन के बेस पर पड़ जाती है, गिर जाती है, हम कह सकते हैं फॉल्स ऑन द बेस ऑफ द या बॉटम ऑफ द सी और ओशन, दैट इज कॉल्ड एज वेल फॉल, है ना। अब इतनी बड़ी बॉडी जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक कंटेंट है, बायोमोलिक्यूल्स हैं, है ना, वो जब डिकम्पोज होना चालू होती है, वहां पर माइक्रोब्स भी काम कर रहे हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिव, मतलब वो जब उसके ऊपर काम करेंगे कुछ केमिकल रिएक्शंस भी हो रहे होंगे। इसका मतलब एनर्जी और मैटर दोनों का फ्लो हो रहा है वहां पर अब, ठीक है। तो वो जो इतना बड़ा डेड बॉडी है, कैरकैस है, डेड बॉडी ऑफ द व्हेल, वो अपने आप में एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देता है जो ओशन के डीप में रहने वाले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए एनर्जी सोर्स का काम करता है। इनको व्हेल फॉल्स कहते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई डीप ओशन में यदि ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी तो उनको वहां पर एनर्जी का फ्लो लगातार हो रहा है। हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड में, यदि एनर्जी और मैटर का फ्लो रुक गया तो कोई लिविंग नहीं रह सकता। वो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है किसी भी इंसान या ऑर्गेनिज्म या किसी भी प्लांट के लिए, सबके लिए जिंदा रहने के लिए। आगे बात समझ में? तो ये जो क्वेश्चन यहां पर एनसीईआरटी ने पूछा था उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है बेटा। The spectral quality of solar radiation is also important for life. The UV component of the spectrum is harmful to many organisms, while not all the color components of the visible spectrum. स्पेक्ट्रल क्वालिटी पे भी डिपेंडेंसी होती है हमारी। यूवी रेज जैसे इक्वेटर पे ज्यादा होती है बेटा, तो वहां पर स्किन कैंसर ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ लाइट भी अफेक्ट करेगी ऑर्गेनिजम्स को। नॉट ऑल द कलर्स ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, ये आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ आगे ने क्वेश्चन रेज करा एनसीईआरटी ने, उसकी बात करेंगे हम। नॉट ऑल दी, सॉरी मेरे को लगा हाईलाइटर चल रहा है। Not all the color components of the visible spectrum are available for marine plants living at different depths of the ocean. क्या कह रहा है ये? अभी जो मैंने आपको बोला था भाई, जैसे जैसे हम डीप जाते जाएंगे पूरी की पूरी व्हाइट लाइट नहीं पहुंचेगी, कुछ वेवलेंथ पहुंचेगी। डीप में कौन सी जाती है? ब्लू ग्रीन वेवलेंथ जाती है, ठीक है। अब उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन यहां पर पूछा है, among the red, green and brown algae that inhabit the sea, which is likely to be found in the deepest water? रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी में सबसे ज्यादा डीप पार्ट में मिलने वाली एल्गी कौन सी वाली होगी? रेड वाली होगी, ग्रीन वाली होगी या ब्राउन वाली होगी? और फिर क्वेश्चन पूछा वाई, दोनों आंसर देने। और जब एनसीईआरटी ने यहां पर क्वेश्चन रेज करा है
तो डेफिनेटली पूछ भी सकती है नीट के अंदर, तो हमें पता होना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या है बच्चों, पहले का आंसर है रेड। डीपेस्ट क्या होगी, डीपेस्ट विल बी रेड एलगी। वाई का आंसर क्या है, क्योंकि डीपेस्ट पार्ट में देखो किसी भी चीज का कलर क्या होता है, जिस वेवलेंथ को वो रिफ्लेक्ट करता है, या मैं उल्टा बोलूं जिसको वो एब्जर्व नहीं करता, सिंपल है ना। रेड एलगी रेड कलर को एब्जर्व नहीं करती, बाकी वेवलेंथ को एब्जर्व करती। अब एक्चुअली ब्लू ग्रीन तो डीपेस्ट पार्ट में जा रही है, तो ब्लू ग्रीन को तो ये एब्जर्व कर लेगी, और ब्लू ग्रीन वेवलेंथ एब्जर्व हो रही है, तो ऑटोमेटिकली रेड नहीं, और रेड पहुंचती भी नहीं है इतना डीप तक। तो एक्चुअली जब तक रेड एलगी, वो रेड एलगी जो आपको, इसको अपन दूसरे वे में समझे, रेड फिशेस की मैं बात कर लेता हूं। मान लो रेड फिश जो सुपरफिशियल है ना, लाल कलर की फिश तो सुपरफिशियल आ सकती है, रेड एलगी तो नहीं आ पाएगी खुद से चल के ऊपर। तो रेड फिश के बारे में यदि मैं आपको बोलूंगी, यदि मान लो कोई लाल कलर की मछली है, जब वो ऊपर के पानी में होगी, कम डेप्थ पे होगी, मान लो 100 मीटर पे, वहां तो आपको लाल दिखेगी, क्योंकि वहां तक रेड वेवलेंथ जा रही है और उसे प्रॉपर्ली रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। जब वो रेड वेवलेंथ रिफ्लेक्ट होकर आपकी आंखों में जाती है, आपको लाल कलर की फिश दिखती है। वही फिश जब नीचे चली जाएगी, जैसे जैसे नीचे जाती जाएगी, आपको रेड की जगह वो रिलेटिवली डार्क दिखने लग जाएगी, थोड़ी सी काली दिखने लग जाएगी। ठीक है, कारण जैसे 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 नीचे जा रही है, जो रेड वेवलेंथ है वो बहुत ज्यादा डीप तक पेनिट्रेट नहीं करती। ठीक है, और उस डेप्थ के नीचे जब वो चली जाएगी जहां पर अब वो रेड वेवलेंथ पेनिट्रेट नहीं कर पा रही, तो फिर उनका प्रॉपर रिफ्लेक्शन भी तो उसकी बॉडी से नहीं हो रहा है, वो कम रेड दिखेगी और रिलेटिवली डार्कर दिखेगी। आई नहीं आई बात समझ में, क्लियर है। तो क्योंकि रेड एलगी ब्लू ग्रीन वेवलेंथ को ऑब्जर्व करती है जो डीपेस्ट पार्ट तक जाएगी, तो इसीलिए अडेप्टेबिलिटी यही तो है, ये डीप पार्ट में इसलिए मिल रही है क्योंकि जेनेटिकली ये ऐसी बनी हुई है कि ये इसको ऑब्जर्व कर सकती है। अब ये ऑब्जर्व किसकी मदद से कर पा रही है, मैंने क्या बोला, जेनेटिक लेवल पे चीज डिसाइड हो रही है। कैसे हो रही है, क्योंकि इसके पास ऐसे जीन्स हैं जिनकी मदद से इसके पास क्या बन रहा है, पिगमेंट बन रहा है फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट। और ये फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट किसको ऑब्जर्व कर सकता है, ब्लू ग्रीन लाइट को ऑब्जर्व कर सकता है, जो डीपेस्ट पार्ट तक भी जा रही है, काफी डीप पार्ट तक जा रही है। इस कारण से रेड एलगी का सर्वाइवल पॉसिबल है फाइकोइरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से। क्यों, क्योंकि वो उन वेवलेंथ्स को ऑब्जर्व कर सकती है जो डीप तक जाती है। जो एलगी नहीं कर सकती उनके लिए मजबूरी हो जाएगी कि उनको ऊपर के लेवल्स पे ही सरवाइव करना पड़ेगा। आ गया समझ में? तो मेरे ख्याल से ये आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब इसमें, है ना। इसी तरह के क्वेश्चंस बीच बीच में रेज करे हैं एनसीईआरटी ने, उन सबके आंसर्स देखते हुए चलेंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स है, मजा आता है इनको पढ़ने में यदि अच्छे से पढ़ो तो, है ना, इंटरेस्ट लेकर पढ़ो तो बच्चों। चलो नेक्स्ट, सॉइल, नेक्स्ट अबायोटिक फैक्टर की बात करते हैं। The nature and properties of soil in different places vary. It is dependent on the climate, the weathering process. Weathering process का मतलब soil formation का प्रोसेस क्या होता है, weathering of rock से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं जब वो टूट जाते हैं और छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसी को वेदरिंग प्रोसेस कहते हैं, उसी से सोइल बनती है। उस पर भी डिपेंड करेगा कि किस तरह के वेदरिंग प्रोसेस से बनी है। वेदर द सोइल इज ट्रांसपोर्टेड, किसी और जगह से आई है ना, विद वाटर बॉडीज, विद रेन वाटर, उस पर डिपेंड करेगा, या सेडिमेंट्री है, सेडिमेंट्री स्ट्रेटिफाइड जो बनती है एक ही जगह पर वेदरिंग ऑफ रॉक्स की वजह से। एंड हाउ सोइल डेवलपमेंट अकर, तो ये सब आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस फैक्टर्स पता होने चाहिए, नॉर्मल से फैक्टर्स हैं, आराम से देखकर, नहीं भी याद हो तो आप जवाब दे सकते हो ऑप्शंस पढ़ के। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोइल सच एज सोइल, अब ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर मार्क करना है। वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोइल सच एज सोइल कंपोजिशन, ग्रेन साइज एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द परकोलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सोइल। परकोलेशन का मतलब भाई उसके थ्रू पानी जा सकता है नहीं जा सकता, कितना वाटर वो होल्ड करके रख सकती है, तो पूरा का पूरा निकल जाता है या कुछ वो होल्ड करके रख सकती है, वो किस पे डिपेंड करेगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। सॉइल की कंपोजिशन क्या है, ग्रेन साइज कितनी है, ठीक है, और एग्रीगेट बहुत चिपकी हुई है, खुली हुई है, दैट इज एग्रीगेशन, ठीक। These characteristics along with parameters such as pH, mineral composition and topography determine to a large extent the vegetation. Not only these, ये तो फिजिकल फैक्टर्स हो गए जो अभी मैंने बात करी थी थोड़ी देर पहले, फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करती है अबायोटिक फैक्टर्स कैसे इंपैक्ट डालेंगे किसी भी हैबिटेट के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। तो ये तो हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, अब ये केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, पीएच क्या है, मिनरल कंपोजिशन क्या है, टोपोग्राफी क्या है, दिस विल डिसाइड अल्टीमेटली दोनों फिजिको केमिकल
कैरेक्टर्स मिलकर डिसाइड करेंगे कि उस एरिया में वेजिटेशन कैसा मिलना है आपको। दिस इन टर्न डिक्टेट्स द टाइप ऑफ एनिमल्स दैट कैन बी सपोर्टेड। वेजिटेशन फिर अल्टीमेटली डिसाइड करेगा कि उस एरिया में एनिमल्स कौन से मिलेंगे। Similarly, in the aquatic environment, the sediment characteristics often determine the type of benthic animals that can thrive there. सोइल का ये तो चलो लैंड की बात होगी। अब आप कहोगे सर एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, एक्वेटिक हैबिटेट्स में सोइल का क्या रोल है? तो भाई जो सीज हैं, ओशन से, रिवर्स है, उनके बेस पे तो मिट्टी है, सेडिमेंट्री रॉक से बनने वाली है ना, सेडिमेंट्स हैं। तो वो जो मिट्टी है वहां पर जो बॉटम ऑफ द सीज, ओशंस या वाटर बॉडीज होता है, उसको बेंथिक जोन कहते हैं बेटा, है ना। तो वो जो बेंथिक जोन में मिलने वाले एनिमल्स हैं, जिनको हम बेंथिक एनिमल्स कह रहे हैं, उनके ऊपर तो इंपैक्ट आएगा ना, जो बिल्कुल बॉटम पे रहते हैं, जो सोइल से इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक्चुअली एट द बॉटम ऑफ द सी एंड ओशंस। ठीक, बाकी आप लोग भी डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, यहाँ राजस्थान में बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट चल रहा है अभी डॉक्टर्स का। गवर्नमेंट जो एक बिल ला रही है जिसका नाम है RTH, राइट टू हेल्थ बिल, है ना, उसको लेकर काफ़ी दिक्कतें हैं क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं है बिल में, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि यदि वो पास होता है तो जो अभी तक प्राइवेट सेक्टर का अच्छा हाल है कि भी हम क्वालिटी सर्विसेज दे पाते हैं पेशेंट्स को, वो पॉसिबल नहीं होगी। मतलब बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर उसको सरकारी बनाने का एक तरह का तरीका है वो। तो पूरे राजस्थान में जितने भी प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनफैक्ट अब तो जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के, वो भी साथ में आ गए हैं और एक बहुत बड़ा मास प्रोटेस्ट चल रहा है। आज भी उसकी रैली है डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में। मंडे को बहुत बड़ी रैली है जयपुर के अंदर। जयपुर, मैं कोटा को बिलोंग करता हूँ, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान, वहाँ पर। तो एज फ्यूचर डॉक्टर्स आपको इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान दो अभी इस वक्त, जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। क्योंकि हो सकता है कि आप में से काफ़ी राजस्थान क्यों आगे राजस्थान में डॉक्टर बनने वाले, तो ये चीज़ें आपके फ्यूचर को भी इम्पैक्ट करेगी और दूसरे स्टेट्स में भी कभी भी लागू हो सकता है। तो थोड़ा सा अवेयर रहें चीज़ों के बारे में, जहाँ जरूरी है वहाँ पर सही चीज़ का साथ भी दें। नाउ रेस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर्स, तो हमने अभी तो ये देखे जो अबायोटिक फैक्टर्स है, नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं जो हैबिटेट्स को इम्पैक्ट करते हैं, 4 फैक्टर्स, उनके बारे में हमने बात करी बच्चों, है ना। टेम्परेचर की, वाटर की, लाइट की, सोइल की। अब इनके साथ इंटरैक्शन कैसे होगा ऑर्गेनिजम्स का, उसकी बात यहां पर करेंगे। तो रेस्पॉन्सेस टू अबायोटिक फैक्टर्स। हैविंग रियलाइज्ड दैट द अबायोटिक कंडीशंस ऑफ मेनी हैबिटेट्स में वेरी, यहां पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और आंसर्स आएंगे जो एनसीईआरटी ने रेज करें। क्वेश्चंस एनसीईआरटी ने रेज करें, आंसर मैं आपको दूंगा। Having realized that the abiotic conditions of many habitats may vary drastically in time, we now ask how do the organisms living in such habitats cope or manage with stressful conditions, है ना। जरूरी तो नहीं है कि किसी एक हैबिटेट में कंडीशंस हमेशा ही फेवरेबल रहे, स्ट्रेसफुल यानी कि अनफेवरेबल सिचुएशंस भी आ सकती है। तो उसके लिए कैसे, मतलब जैसे मान लो हम अभी बात करेंगे, राजस्थान की बात कर लें, ठीक है। अब मान लिया मैं यूरीथर्मल हूँ, है ना, मैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को सहन कर सकता हूँ, लेकिन जब बिल्कुल पीक वाली गर्मी होती है, जून वाली जो गर्मी होती है ना, मई एंड की, जून की, जिसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर चला जाता है, और तब मेरे को दोपहर में खुली धूप में 3 घंटे 4 घंटे काम करना हो, तो विल आई बी कंफर्टेबल? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसे ही मान लो बिल्कुल जब तेज सर्दी होती है तो भी कई बार टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, और तब मैं बाहर खुले में घूमूं तब भी मैं कंफर्टेबल नहीं होगा। तो मान लिया हर ऑर्गेनिज्म का अपना नीश है, अपना हैबिटेट है, जहां पर उसके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती है, लेकिन उन फेवरेबल कंडीशंस में भी तो वेरिएबिलिटी आ रही है, जिसकी वजह से बीच बीच में अनफेवरेबल यानी कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है। उसके साथ वो कैसे कॉप अप करता है, डील करता है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक। तो बट बिफोर अटेम्प्टिंग टू आंसर दिस क्वेश्चन वी शुड परहैप्स आस्क फर्स्ट व्हाई अ हाईली वेरिएबल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट शुड बॉदर ऑर्गेनिजम्स आफ्टर ऑल। बट हम बार बार किसकी बात करते हैं, इवोल्यूशन की, कि भाई लगातार इवोल्यूशन हो रहा है। इवोल्यूशन चैप्टर पूरा अपन पढ़ते हैं इसके ऊपर, और इवोल्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि लगातार हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। हम यूजुअली इवोल्यूशन को प्रोग्रेसिव सेंस में लिया जाता है, जबकि जरूरी नहीं है कंसेप्चुअली जब हम बात करें, लेकिन इन जनरल जब भी हम इवोल्यूशन की, हम कहते भी हैं कॉमन इंग्लिश की लैंग्वेज में भी, हम जब बात करते हैं लेमन लैंग्वेज में, यार यू शुड इवॉल्व, इट्स टाइम टू इवॉल्व नाउ, मतलब अपने आप को डेवलप करो यार, है ना। तो इवोल्यूशन को हम इस सेंस में लेते हैं कि लगातार प्रोग्रेशन हो रहा है, हम एडवांस हो रहे हैं, हम डेवलप हो रहे हैं। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आना चाहिए दिमाग में
यार जब लाखों सालों से इवोल्यूशन चल रहा है तो अभी तक तो हर ऑर्गेनिज्म कैसा बन जाना चाहिए, सुपर ऑर्गेनिज्म बन जाना चाहिए। उसके अंदर वो सारे चेंजेस सेलेक्ट हो जाने चाहिए थ्रू नेचर, दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। वो जीन सेलेक्ट हो जाने चाहिए बाय नेचुरल सिलेक्शन जो उसको सुपर ऑर्गेनिज्म बना दे। मतलब अब उसके अंदर वो सारी एबिलिटीज आ जानी चाहिए जो उसको अपने हैबिटेट में बेस्ट सर्वाइवल के लिए जरूरी। तो भाई ऐसा क्यों नहीं हुआ अभी तक, है ना? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, सिंपल सा एग्जांपल दूंगा। जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि भाई हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है उसमें हमारे जो एंसेस्टर्स रहे उनमें एप्स भी हैं, उनमें मंकीज भी हैं, हमारे पूर्वज हैं ना, वो भी पढ़ते हैं हम ह्यूमन इवोल्यूशन में, साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज। तो अब आपके दिमाग में क्या सवाल आना चाहिए कि जब मंकीज और एप्स से ही ह्यूमंस इवॉल्व हुए तो फिर आज मंकीज और एप्स क्यों है भाई? फिर आज मंकीज और एप्स क्यों हैं? खत्म हो जाने चाहिए थे, सबके सब किस में इवॉल्व हो जाने चाहिए थे? ह्यूमंस में इवॉल्व हो जाने चाहिए थे। इसका मतलब क्या है? जो इवोल्यूशन की रेट है दैट इज वेरिएबल फॉर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। कुछ फास्टली इवॉल्व करते हैं, कुछ धीरे इवॉल्व करते हैं, और कुछ ना के बराबर इवॉल्व कर रहे हैं। जो ना के बराबर इवॉल्व कर पाए उनके भी हमने एग्जांपल्स पढ़ रखे हैं। किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल्स पढ़ते हो ना इवोल्यूशन में, आता है नहीं आता? आगे बात समझ में? दिस इज द आंसर कि भाई इवोल्यूशन सबके लिए एक जैसा नहीं है, रेट ऑफ इवोल्यूशन सबके लिए एक जैसी नहीं है, एंड द आउटकम ऑफ इवोल्यूशन सबके लिए एक जैसा नहीं। दिस इज द आंसर बच्चों यहां पर, ठीक? One would expect that during the course of millions of years of their existence, many species would have evolved a relatively constant internal within the body environment that permits all biochemical reactions and physiological functions to proceed with maximal efficiency and thus enhance the overall fitness of the species. और जब भी हम फिटनेस की बात करते हैं दो चीजें आती है, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो वही कह रहा है यहाँ पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी कि भाई अभी तक मिलियंस ऑफ ईयर्स में तो ये कंडीशन आ जानी चाहिए थी कि जिस जगह पर कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है उसके हिसाब से उसका जो इंटरनल एनवायरमेंट है, बॉडी के अंदर की जो फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजी है, एनाटॉमी है, मॉर्फोलॉजी है, इन सब में ऐसे चेंजेस हो चुके होने चाहिए थे जिसकी मदद से वो अपने एनवायरनमेंट में बेस्ट फिटनेस रख पाए, मैक्सिमल सर्वाइवल, मैक्सिमल रिप्रोडक्शन। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है? उसका आंसर मैंने आपको दे दिया है बच्चों। This constancy, for example, could be in terms of optimal temperature and osmotic concentration of body fluids. Ideally, then the organism should try to maintain the constancy of its internal environment, a process called homeostasis, despite varying external environment conditions that tend to upset its homeostasis. अब इसका मतलब क्या है? देखो, ये सब मैं मार्क नहीं कर रहा हूं क्योंकि सिर्फ समझने की चीजें हैं, है ना? समझ लिया तो यहां से कोई भी क्वेश्चन बन जाए यहां से, क्योंकि डायरेक्ट लाइन उठना मुश्किल है, लेकिन एक बार समझने के बाद यहां से कैसा भी क्वेश्चन बन जाए आप निकाल लोगे। तो समझो इस चीज को। तो ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, हुआ है, सब में अलग अलग एक्सटेंट पे हुआ है, किसी में ज्यादा हुआ है, किसी में कम हुआ है। हमारी बात करें, हम इस समय वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेटिंग स्पीशीज हैं इस दुनिया में, इस धरती पर है। उसका रीजन क्या है? हमारी रेट ऑफ इवोल्यूशन एंड द एडवांसमेंट वी हैव गॉट थ्रू इवोल्यूशन बहुत ज्यादा है। उसकी मदद से हमें क्या मिला? हमारी जो फिजियोलॉजी, इंटरनल फिजियोलॉजी, हमारे जो बॉडी सिस्टम्स हैं, है ना, पर्टिकुलरली नर्वस सिस्टम की मैं बात करूं, वो इतना एडवांस्ड हो गया है कि हम जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं उसको ऐसे चूज करते हैं कि यार ये मेरे लिए बेस्ट एनवायरनमेंट, बेस्ट सूटेड है, मैं वहां पर रहता हूं। हर तरह से बायोटिक अबायोटिक दोनों फैक्टर्स देख के रह रहा हूं, ठीक है? लेकिन वहां पर भी तो वेरिएबिलिटी है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था, गर्मियों में बहुत तेज गर्मी मुझसे सहन नहीं होती, सर्दियों में बहुत तेज सर्दी मुझसे सहन नहीं होती। तो मुझे ये जो शॉर्ट ड्यूरेशंस आ रहे हैं, शॉर्ट वेरिएशंस आ रहे हैं फेवरेबल सिचुएशन में, मैंने अंदर एक ऐसा होम्योस्टेटिक, होम्योस्टेसिस है ना, मैंने कांस्टेंट एनवायरनमेंट डेवलप कर लिया है। मेरा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बेस्ट रहता है, अब वो कांस्टेंट हो गया है मेरे लिए इवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है? पीएच 7.4 रहता है, कांस्टेंट हो गया इवोल्यूशन के थ्रू। इस पे मेरी बॉडी बेस्ट वर्क करती है, मेरे एंजाइम्स बेस्ट वर्क करते हैं टेम्परेचर पीएच पे। आगे बात समझ में? यहां तक तो सारी चीजें ठीक है साहब, लेकिन अब बाहर का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है या 5 डिग्री सेल्सियस है, अब मैं क्या करूंगा? क्योंकि थ्रू इवोल्यूशन मैंने एक कांस्टेंट एनवायरनमेंट तो डेवलप कर लिया बॉडी के अंदर, बट बाहर फिर भी वेरिएशंस तो होगी। तो मेरे पास एक रास्ता तो क्या है? गर्मियों में मैं एसी चला लूं, घर के बाहर कम निकलूं, सर्दियों में मैं गर्म कपड़े पहन लूं, हीटर चला लूं। आगे बात समझ में? ये मैंने क्या करा? मैंने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अडॉप्ट करा है ना? ये यहां पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की मदद से, अबायोटिक फैक्टर्स की मदद से। लेकिन हमने क्या बोला था? अडेप्टेबिलिटी, जो ऑर्गेनिज्म के, ये तो भाई मैंने आर्टिफिशियल मीन्स है ना ये अडेप्टेबिलिटी के, अभी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं तो फिर आर्टिफिशियल मीन्स की बात नहीं होनी चाहिए। अब मैं ऑर्गेनिज्म के लेवल पे बात करूं तो थ्रू इवोल्यूशन हमने ऐसे मैकेनिज्म भी डेवलप कर लिए हैं
जिसकी मदद से हम इन अनफेवरेबल सिचुएशंस को टॉलरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, गर्मियों में क्या होगा, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो मुझे पता है मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 ही रहना चाहिए, तो अब क्या मैकेनिज्म डेवलप हो गया, स्वेटिंग का मैकेनिज्म डेवलप हो गया। पसीना आएगा, पसीने की वजह से जो पानी उड़कर जाएगा वो अपने साथ हीट लेकर जाएगा बॉडी सरफेस से, बॉडी ठंडी हो जाएगी, लेकिन एनर्जी एक्सपेंडिचर होगा। हर प्रोसेस में एनर्जी तो लग रही है ना। क्या होगा, स्किन के अंदर वाजोडायलेशन, जो कैपिलरीज है वो डायलेट हो जाएगी ताकि ज्यादा ब्लड फ्लो स्किन के अंदर हो, जो कि एक्सपोज्ड है आउटर एनवायरनमेंट में, ब्लड में अंदर जो हीट है वो उसका लॉस हो जाएगा। अगेन बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है। सर्दियों में क्या करेगी बॉडी, शिवरिंग, वॉलंटरी मसल्स का इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन, शिवरिंग। वैसे तो हम क्या कहते हैं, वॉलंटरी मसल्स की डेफिनेशन ही क्या होती है, हाथ पैरों की जो मसल्स है, आपकी जॉ की जो मसल्स है, दीज आर वॉलंटरी मसल्स, जिनको आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट करते हो। लेकिन शिवरिंग एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर आपकी वॉलंटरी मसल्स इनवॉलंटरली कॉन्ट्रैक्ट होती है, आपका कंट्रोल नहीं होता। दांत कटकटाते हैं, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो। इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वॉलंटरी मसल्स है शिवरिंग। तो शिवरिंग क्यों हो रही है सर्दियों में, तेज सर्दी में जब हम बाहर जा रहे हैं तो क्यों, क्योंकि ये जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है, इसमें हीट जनरेट हो रही है जो बॉडी टेम्परेचर को बढ़ा रही है। वाजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा स्किन की कैपिलरीज में, ताकि कम से कम ब्लड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एक्सपोज हो, ताकि हीट का लॉस कम। ये मैकेनिज्म्स हमारे अंदर ज्यादा अच्छे से डेवलप्ड है, तो हम ज्यादा अच्छे से टॉलरेट कर पा रहे हैं। जिनमें नहीं है उनको दिक्कत आ रही है। तो जो ये रेगुलेशंस कर सकते हैं, है ना, दे आर मोर बेटर adaptable to their environment, we can say, and they are called as regulators. जो नहीं कर पाते हैं उनको फिर दूसरा रास्ता देखना पड़ता है, तो भाग जाओ, माइग्रेशन, या थोड़ी देर के लिए छुप जाओ, है ना, और अपनी बॉडी की एक्टिविटी बिल्कुल स्लो डाउन कर दो। दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर, सस्पेंशन जिसको हम कहते हैं कि आप छुप गए, अपनी बॉडी की एक्टिविटी बिल्कुल स्लो डाउन, सस्पेंशन को हम कहते हैं। तो माइग्रेशन, सस्पेंशन जिनको करना पड़ रहा है, क्यों करना पड़ रहा है, वो रेगुलेट नहीं कर पा रहे अपनी बॉडी एक्टिविटीज को, दे आर कॉल्ड एज कन्फर्मर्स। और कुछ बीच के होते हैं, कुछ बीच के कैसे होते हैं कि एक समय तक तो वो क्या करेंगे, एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे जबरदस्ती, कि ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंजेस करते रहेंगे, बाद में फिर कांस्टेंट कर देते हैं। पार्शियल वी कैन से रेगुलेटर्स, या उनको हम पार्शियल कन्फर्मर्स भी कह सकते हैं। ये तीन कैटेगरीज है, और इस तरह से इवोल्यूशन, ऐसा नहीं इवोल्यूशन का फायदा नहीं मिला, लेकिन ये चीजें होती है। इस तरह से हम तीन कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिफाइन कर सकते हैं। आगे आप इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। आई थिंक चीजें कुछ समझ में आ रही होगी अब आपको, और मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि है बोरिंग चैप्टर साइकोलॉजी के, जैसा बच्चे कहते हैं। पिछले करीब 10 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 10-11 सालों से, तो हर साल बच्चों का ये रहता है कि सर कुछ यूनिट्स ऐसी है जहाँ पर बच्चों को बोरियत होती है, लेकिन कोशिश ये है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग बनाते हुए पढ़ाऊँ, कंसेप्चुअली पढ़ाऊँ बच्चों को। तो लेट अस take an analogy to clarify this important concept. Suppose a person is able to perform his or her best when the temperature is 25 डिग्री सेल्सियस। मान लो हमारे बात कर रहे हैं हम रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होता है, वो हमें सबसे अच्छा लगता है, एंड विशेस टू मेंटेन इट सो इवन व्हेन इट इज स्कॉचिंगली हॉट और फ्रीजिंगली कोल्ड आउटसाइड, है ना। वही बात आगे जो मैं कह रहा था आपको, इट कुड बी अचीव्ड एट होम, इन द कार, व्हाइल ट्रैवलिंग, एट वर्क प्लेस, बाय यूजिंग एन एयर कंडीशनर। ऐसे हम काम में ले सकते हैं समर में, एंड हीटर इन विंटर। देन हिज और हर परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज, जब तक हमें फेवरेबल सिचुएशन मिल रही है, हमारी जो एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। जो भी मैंने आपको बताया था, स्वेटिंग हो रही है गर्मियों में, शिवरिंग हो रही है सर्दियों में, ठीक है, हम अपने आप को अडेप्ट वहां पर तो उसको एडजस्टमेंट तो कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन, लेकिन वहां पर फिर हमारी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगी। क्यों, बहुत सारी एनर्जी उस चीज में जा रही है बच्चों, है ना, वही ये कह रहा है यहाँ पर। तो देन हिज और यदि आपने ऐसा कर लिया, एसी चला लिया या हीटर चला लिया सर्दियों में और एसी गर्मियों में, तो क्या होगा, द परफॉर्मेंस वुड बी ऑलवेज मैक्सिमम, पूरी परफॉर्मेंस आप दे पाओगे रिगार्डलेस ऑफ द वेदर अराउंड हिम और हर। Here the person's homeostasis, जो constancy of internal environment है, is accomplished not through physiological, ये जो नेचुरल फिजियोलॉजी है, फंक्शनिंग है बॉडी की, उसकी मदद से हमने ये चीज अभी यहाँ पर नहीं अवेल करी है विद द हेल्प ऑफ एयर कंडीशनर या हीटर करी है, जो कि आर्टिफिशियल मीन्स है, बट आर्टिफिशियल मीन्स। नाउ हाउ डू अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कोप विद द सिचुएशन, अब यहाँ पर हम बात करें, ये तो हमारी बात होगी आर्टिफिशियल मीन्स की होगी, बट नेचुरली कैसे करते हैं वो मैंने भी आपको एग्जाम्पल बताया, और उसी के बेसिस पे या तो वो रेगुलेट करेंगे, जिनको हम रेगुलेटर्स कहेंगे, या फिर कंफर्म करेंगे, मतलब जो चेंज बाहर हो रहा है वही होता जाएगा, एक लेवल तक उसको वो टॉलरेट कर सकते हैं, उसके बाद उनके पास दो ही रास्ते रह जाएंगे। क्या रास्ते रह जाएंगे, जो आखिरी रास्ते हैं उनके पास, आइदर दे विल हैव टू माइग्रेट फ्रॉम देयर प्लेस, दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहां पर फेवरेबल सिचुएशन है, या अपनी बॉडी एक्टिविटीज को सस्पेंड करना पड़ेगा, स्लो डाउन करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट मिनिमम बेसिक लेवल पे उनकी बॉडी एक्टिविटी चलेगी, जिससे बस वो जिंदा रह सके, खाना पीना सब छोड़ के सो जाएंगे,
है ना। जब हम सोते हैं तब हमारी मिनिमम एक्टिविटी रहती है। तो कोई भी अच्छी सी जगह जो उनके लिए कम अनफेवरेबल हो उसको ढूंढकर वहां पर वो सो जाएंगे। अभी पढ़ेंगे हाइबरनेशन एस्टिमेशन इसके अंदर, है ना। उसी के बेसिस पे बच्चों यहां पर आपको एक ग्राफ भी दे रखा है, वो हमें पता होना चाहिए। अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो आप देख लो। यहां पर एक्स एक्सिस पे क्या है बेटा, एक्सटर्नल लेवल, मतलब एक्सटर्नल चेंजेस क्या हो रहे हैं, टेम्परेचर में मान लो, पीएच में मान लो, है ना, एक्सटर्नल कंडीशंस जो है। और बॉडी के अंदर फिर उसी पैरामीटर पे क्या चेंजेस हो रहा है, सेम पैरामीटर के लिए कि मान लो टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर का एक्सटर्नल लेवल क्या है, वो एक्स एक्सिस पे इधर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इधर भी फिर वही सेम पैरामीटर ऑर्गेनिज्म का हम ले रहे हैं। आगे बात समझ में, पहले तो उसको समझो कि यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल का मतलब क्या है। तो फॉर एग्जांपल हमने टेम्परेचर की बात करी, है ना। अब यदि मान लो, सारे एग्जांपल्स हम समझेंगे, टेम्परेचर बढ़ रहा है बाहर का, सबसे पहले हमारी बात कर लेते हैं हम। टेम्परेचर चाहे कम हो चाहे बढ़े, हमारी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, क्योंकि हम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रेंज में रख सकते हैं, आराम से उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। उसके लिए मैकेनिज्म्स हमारे पास है, जो भी मैंने आपको बताया था बच्चों। हम किस कैटेगरी में आगे, इसका मतलब हम आगे रेगुलेटर्स की कैटेगरी में। तो बाहर का जो टेम्परेचर लेवल है वो इंक्रीज होगा, तो भी यदि मेरा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, देन आई विल बी अ रेगुलेटर। वो सब रेगुलेटर्स में आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों अपन कन्फर्मर्स की। देखो, बाहर का टेम्परेचर का लेवल बढ़ रहा है और उसके साथ जो इंटरनल लेवल है वो भी सेम तरीके से बढ़ रहा है, घटेगा तो घटेगा, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, मतलब वो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रेंज में कांस्टेंट बना के स्टेबलाइज करके नहीं रख पा रहे कन्फर्मर्स। टेम्परेचर के केस में यदि हम मैमल्स की बात करें, एम्फीबियंस, स्पाइसेस, फिशेस एंड रेप्टाइल्स, दीज आर व्हाट, ये टेम्परेचर के केस में हम बात करते हैं बच्चों, दे आर व्हाट, दे आर कन्फर्मर्स, मेंटेन नहीं रख पाते हैं। हम क्या हैं, होम्योथर्मल्स, एंडोथर्मल्स, हम मेंटेन कर पाते हैं, वो नहीं कर पाते, एक्टोथर्मिक एनिमल्स कहलाते हैं वो कन्फर्मर्स, है ना। आगे बात समझ में क्लियर। पार्शियल रेगुलेटर्स, अब पार्शियल रेगुलेटर्स में क्या हो रहा है, देखो एक लेवल तक तो जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल बढ़ रहा था, इंटरनल लेवल भी बढ़ रहा था, फिर उसके बाद कांस्टेंट हो गया पार्शियल रेगुलेटर्स। क्लियर, यहां तक कोई भी डाउट हो पूछ लेना। चल आगे देखते हैं हम, आ गया समझ में ये। अब इनको एक बार बस कंसेप्ट देखो पूरा समझा दिया है मैंने, पे क्या क्या तरीके हैं, है ना, ये जो वेरिएशंस होती हैं उनको टॉलरेट करने के तरीके हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो पहला तरीका है टू रेगुलेट, जो रेगुलेटर्स के पास है। सम ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू मेंटेन, अब बस रीड ही करना है, जो क्वेश्चंस रेज करेगी एनसीईआरटी उनके आंसर जरूर मैं आपको दूंगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो some organisms are able to maintain homeostasis by physiological, that is some, or by behavioral means also, which ensures constant body temperature, constant osmotic concentration, etc. All birds and mammals and a very few lower vertebrate and invertebrate species are indeed, इसको मार्क कर लो, थोड़ी देर पहले स्लिप ऑफ टंग था, मैंने बोला था मेमल्स में, है ना, वर्टिब्रेट्स मेरे को बोलना था, सॉरी। तो वर्टिब्रेट्स के अंदर पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, वो टेम्परेचर की बात जब हम करेंगे तो दे विल बी ऑस्मो कन्फर्मर्स, बर्ड्स एंड मैमल्स विल बी इन ऑस्मो रेगुलेटर्स। जस्ट स्लिप ऑफ टंग था, यहाँ पढ़ते ही ध्यान आ गया कि मैंने कुछ गलत बोल दिया था, शायद हो जाता है, सॉरी। तो ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स एंड वेरी फ्यू लोअर वर्टिब्रेट एंड इनवर्टिब्रेट स्पीशीज आर इंडीड केपेबल ऑफ सच रेगुलेशन। तो जो हमारे अंदर थर्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन देखने को मिलता है, वो लोअर एनिमल्स के अंदर देखने को नहीं मिलता है। टेम्परेचर के केस में भी ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी वाला जो हम बात करते हैं, ऑस्मो रेगुलेटर्स कौन है, ऑस्मो कन्फर्मर्स कौन है, बहुत अच्छे से एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स इन देयर एलिमिनेशन में डिस्कस करता हूं बच्चों। Evolutionary biologists believe that the success of mammals is largely due to their ability to maintain a constant body temperature and thrive whether they live in Antarctica or in the Saharan desert. तो mammals की जो एक डोमिनेंसी है इस समय हमारे प्लेनेट के ऊपर, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि वी आर रेगुलेटर्स, वी कैन रेगुलेट आवर इंटरनल बॉडी कंडीशंस। The mechanisms used by most mammals to regulate their body temperature are similar to that ones we humans use. फिजियोलॉजी में कई बार, घनी बार बताता हूँ, यहाँ पे मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट प्रोफ्यूजली। भाई हमारा जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर वो कितना रहना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहना चाहिए। गर्मियों में क्या होता है, इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन आवर बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट, पसीना निकलता है, द रिजल्टिंग वेपोरेटिव कूलिंग सिमिलर टू व्हाट हैपेंस विद द डेजर्ट कूलर, भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, बॉडी टेम्परेचर कम हो जाता है। एक और तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया था, जो ब्लड कैपिलरीज है हमारे स्किन में वो डायलेट हो जाती है, वाजो डायलेशन ऑफ द कैपिलरीज ऑफ स्किन,
क्योंकि ये एक्सपोज्ड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, ये ब्लड एक्सपोज हो जाएगा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, उसमें जो हीट है वो भी बाहर चली जाएगी। इसीलिए एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जब आप गर्मियों में धूप में बाहर जाते हो तो जिनका कॉम्प्लेक्शन रिलेटिवली थोड़ा फेयर होता है, आपने देखा होगा उनका चेहरा लाल हो जाता है। वो लाल क्यों हो रहा है? क्योंकि हीट का लॉस करना जरूरी है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए। तो स्किन में जो पार्ट मेनली एक्सपोज्ड होता है बाहर, बाकी पे अपन ने कपड़े पहन रखे तो ढका हुआ है, लेकिन जो पार्ट एक्सपोज्ड है उस पर कैपिलरीज डायलेट हो जाएगी, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, डायलेट हो जाएगी तो ब्लड वेसल, इसलिए ज्यादा लाल दिखता है चेहरा, है ना। In winter, when the temperatures is much lower than 37 degrees Celsius, we start to shiver. Shivering मैंने अभी समझा दी थी आपको, that produces heat and raises the body temperature. Plants on the other hand, but हमारे पास तो ये मैकेनिज्म है, प्लांट्स के पास ये मैकेनिज्म नहीं होता है बॉडी इंटरनल टेम्परेचर्स को मेंटेन करने का। फिर कन्फर्मर्स, एन ओवरवेलमिंग मेजोरिटी 99% ऑफ एनिमल्स, ये मार्क कर लो, ये फैक्ट पूछा जा सकता है कि 99% तो कन्फर्मर्स ही हैं भाई। 99% of the animals and all plants are conformers. Their body temperature changes with the ambient temperature. Ambient यानी बाहर का टेम्परेचर। तो जैसे जैसे जो अभी अपन ने देखा था, यदि बाहर का बढ़ रहा है तो इनका भी बढ़ेगा, बाहर का घट रहा है तो इनका भी घटेगा, ये मेंटेन करके नहीं रख सकते। सो देयर कन्फर्मर्स का बॉडी टेम्परेचर या बॉडी की इंटरनल कंडीशन विल चेंज अकॉर्डिंग टू दी चेंजेस इन द एक्सटर्नल कंडीशंस। दिस इज कन्फर्मर। In aquatic animals, the osmotic concentration of the body fluids change with that of the ambient air, water osmotic concentration. These animals and plants are simply conformers. क्या आपको पता है conformers क्या होंगे? बताया गया, समझाया गया है। Considering the benefit of a constant internal environment to the organism, we must ask why these conformers had not evolved to become regulators. वो मैंने आपको कारण बता दिया कि भाई ये conformers अभी तक regulators क्यों नहीं बने? Maybe they are in the process of becoming regulator, है ना? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इनकी जो rate of evolution है वो हमारे से slow है भाई, ठीक है। Recall the human analogy we used above, much as they like how many people can really afford an air condition. The same way, यहाँ पर क्या बोल रही है एनसीईआरटी, इसको आप सिंपल वे में कैसे समझ सकते हो कि हर इंसान एसी को अफोर्ड नहीं कर सकता। इंसानों में भी तो अलग अलग होते हैं ना, किसी की कमाई कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की बहुत ज्यादा है। तो वही इन द सेम वे इवोल्यूशन की रेट किसी में बहुत स्लो है, किसी में थोड़ी ज्यादा है, किसी में बहुत ज्यादा है। हमारी ज्यादा थी तो हम जल्दी इवॉल्व हो गए, ज्यादा इवॉल्व हो गए, ठीक है। Many simply sweat it out and resign themselves to suboptimal performance in hot summer months. Thermoregulation, अब जो नहीं, देखो इंसानों में जो एसी अफोर्ड कर सकता है वो एसी केबिन में बैठ के काम करेगा, ऐसी कंडीशन में ऑप्टिमम टेम्परेचर कंडीशन में काम करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी भी ज्यादा होगी, उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होगी, तो उसको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी ज्यादा होगा, कमाई भी ज्यादा होगी, है ना। लेकिन जो जिसके पास ये ऑप्शन नहीं है या जिसकी मजबूरी है कि उसको तो धूप में ही कड़ी मेहनत करनी है, तो कहीं ना कहीं जो स्वेटिंग हो रही है, वासोडाइलेशन हो रहा है, जो भी मेटाबॉलिक चेंजेस बॉडी में हो रहे हैं, वहां पर उस समय एंजाइम्स का फेवरेबल सिचुएशन नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए एग्जैक्टली, जिसके और हीट लॉस भी हो रहा है, एनर्जी हीट लॉस भी हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंडिचर भी हो रहा है। हीट लॉस हो ही रही है, लेकिन हीट लॉस करवाने में एनर्जी एक्सपेंडिचर, एनर्जी ज्यादा लग रही है ना, तो वो एनर्जी जो पूरी तरह से काम में जो भी वर्क वो कर रहा था उसमें काम आनी चाहिए थी, उसमें से बहुत सारा पार्ट तो अब सिर्फ इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने में जा रहा है। उस बंदे का जो एसी अफोर्ड नहीं कर सकता गर्मी में, तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी कॉम्प्रोमाइज होगी या नहीं होगी, वो चीज यहाँ पर करिए। लेकिन कुछ के पास ऑप्शन नहीं है तो वो इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं कि ठीक है यार, कि जो मेरे पास नेचुरल मैकेनिज्म है उससे मैं अपना आपको यहाँ पर अडॉप्ट करूं, एडजस्ट करूं। ओके, गॉट इट। आगे देखते हैं। थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली, देखो यहाँ तो टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, थर्मोरेगुलेशन के लिए भी एनर्जी का एक्सपेंस करना पड़ेगा। थर्मोरेगुलेशन इज एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक शीव्स एंड हमिंग बर्ड्स। क्यों? देखो यहां पर एक एग्जांपल क्या दे रखा है, जो छोटे एनिमल्स होते हैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये जो छोटे एनिमल्स होते हैं, जितना छोटा साइज होगा सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो उतना ही ज्यादा होगा। मतलब रिलेटिवली वॉल्यूम कम और सरफेस एरिया वॉल्यूम के कंपैरिजन में, बॉडी के वॉल्यूम के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, उतने ही चांसेस ज्यादा होंगे बॉडी से हीट लॉस के इनटू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सर्दियों में बहुत तकलीफ आएगी, कारण अब सर्दियों में आपको बॉडी हीट को कंजर्व करके रखना है, लेकिन आप छोटे एनिमल हो तो फिर क्या होगा, छोटे एनिमल होने के कारण आपका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो ज्यादा है, वॉल्यूम रिलेटिवली कम, सरफेस एरिया ज्यादा, हीट लॉस फ्रॉम मोर सरफेस एरिया भी ज्यादा होगा, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं रख पाओगे। और यही कारण है, आपसे पूछा यहां पर देखो लिखा हुआ है ना, तो सिंस स्मॉल एनिमल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया रिलेटिव टू देयर वॉल्यूम, हीट लॉस किससे हो रहा है, सरफेस एरिया से। Since small animals have a larger surface area relative to their volume, they tend to lose body heat very fast when it is cold outside, then they have to expand. इसलिए फिर उनको बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा हीट जनरेट करनी पड़ेगी, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी,
और इतनी एनर्जी लगेगी कि वो अपनी नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। इसी कारण से दिस इज द मेन रीजन व्हाई वेरी स्मॉल एनिमल्स आर रेयरली फाउंड इन पोलर रीजन्स। ज्यादा ठंडे इलाकों में क्यों बहुत ज्यादा छोटे एनिमल्स नहीं मिलते, उसका ये रीजन है। एंड आई थिंक समझ में भी अच्छे से आ गया होगा बेटा, है ना, पूरा कंसेप्चुअली समझाया, मेरे को नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। नाउ during the course of evolution, the costs and benefits of maintaining a constant internal environment are taken into consideration. Some species have evolved the ability to regulate, जैसे हमने, but only over a limited range of environmental conditions beyond which they simply conform. Partial regulators की अभी बात कर रहा है। यदि पूरी तरह से रेगुलेशन पॉसिबल है, then they are purely regulators. Partial तो partial regulation। मतलब इसका मतलब अभी वो इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन है, हो सकता है कि कुछ हजार लाख साल बाद वो भी प्योर रेगुलेटर्स बन जाएं। जो कन्फर्मर्स हैं वो पहले पार्शियल रेगुलेटर्स बनेंगे, फिर रेगुलेटर्स बनेंगे। एवोल्यूशन इज ऑनगोइंग बच्चों, एवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये क्वेश्चन बनता है भी एवोल्यूशन से कि क्या एवोल्यूशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है या रुक जाता है? नहीं भाई, इट इज ऑनगोइंग, हो रहा था, हो रहा है, होता रहेगा, होगा। ठीक है। If the stressful external conditions are localized or remain only for a short duration, the organism has two other alternatives for survival. अब ये बाकी के जो दो ऑप्शन है बेटा वो है भाई, और वो कब होंगे? जब अनफेवरेबल या स्ट्रेसफुल सिचुएशन कम समय के लिए है। भाई लगातार अनफेवरेबल सिचुएशन में ये दोनों चीजें नहीं होती। माइग्रेशन, एक जगह से दूसरी जगह आप छोटे समय के लिए जा सकते हो, वापस अपनी जगह आना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि जिस जगह पर ओरिजिनली आप थे वो आपके लिए बेस्ट सूटेड है ना। इसी तरह से सस्पेंशन ऑफ एक्टिविटी, बॉडी आप पूरी लाइफ नहीं सो के रह सकते, तो सस्पेंशन और माइग्रेशन ये दो ऐसे तरीके हैं यहां पर एडेप्टेशन के, जो आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही अक्वायर कर सकते हो। तो माइग्रेट, द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे, बहुत इजी है माइग्रेट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। द ऑर्गेनिज्म कैन मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल, यानी कि अच्छा एरिया, एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। इन ह्यूमन एनालॉजी दिस स्ट्रेटजी इज लाइक अ पर्सन मूविंग फ्रॉम दिल्ली टू शिमला। हम गर्मियों में छुट्टियां मनाने जाते हैं हिल स्टेशन पे, वो एक एग्जांपल आप ले सकते हो। Many animals, particularly birds during winter, ये मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दे दिया आपको, अंडरटेक लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशंस टू मोर हॉस्पिटल। जहाँ पे ज्यादा ठंड रहती है वहां से विंटर्स में बर्ड कम ठंडे इलाकों में आ जाते हैं विंटर्स के समय। एवरी विंटर द फेमस केवलाडो नेशनल पार्क इन भरतपुर इन राजस्थान होस्ट थाउजेंड्स ऑफ, यहाँ पर आपको भरतपुर में हमारे मिल जाएगा केवलाडी नेशनल पार्क। तो एवरी विंटर द फेमस केवलाडो नेशनल पार्क भरतपुर इन राजस्थान host thousands of migratory birds coming from Siberia and other extremely cold northern regions. कुछ प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, आगे बात करते हैं। लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है? सस्पेंशन ऑफ द एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को आप देखो, सस्पेंशन का मतलब वैसे तो होता है रोक देना किसी भी चीज को, है ना, लेकिन एग्जैक्टली रुकती नहीं है ना। हम कहते हैं ऑलमोस्ट मिनिमम पॉसिबल लेवल पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को आप ले जाओ अपनी। सस्पेंड इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स various kinds of thick-walled spores are formed which help them to survive unfavorable conditions. These germinate on availability of suitable environment. तो एक तरीका तो क्या है, जैसे हम प्लांट्स की बात करें या माइक्रोब्स की बात करें, बैक्टीरिया के लेवल पे हम बात करें, फंजाई के लेवल पे बात करें, लोअर प्लांट्स की बात करें, तो वो क्या करते हैं, जब भी अनफेवर, हम पढ़ते हैं बेटा स्पोर फॉर्मेशन, है ना, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, तो जब भी अनफेवरेबल सिचुएशन होती है तो वो ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, हार्ड वॉल्ड स्ट्रक्चर्स, यूजुअली थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पोर्स। ठीक है, तो इसके अंदर इनका जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, इन जनरल में बोल रहा हूं इसलिए मैं एक वर्ड दे दूंगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल सबसाइड कर दी अपन ने, है ना, जो एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने की कैपेसिटी रखता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल मिनिमम लेवल पे और हार्ड थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर के अंदर वो एनक्लोज्ड है। अब ये तब तक उसके अंदर एनक्लोज रहेगा जब तक आसपास की सिचुएशन फेवरेबल ना आ जाए। जब आसपास की सिचुएशन फेवरेबल होगी तो ये हार्ड थिक जो है, जो थिक वॉल है बच्चों, हार्ड एंड थिक वॉल, ये रप्चर हो जाएगी, और जो अंदर वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर था जो अब एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो सकता है, वो फिर उस समय डेवलप हो जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका होता है स्पोर फॉर्मेशन लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इन हायर प्लांट, सीड्स एंड सम अदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सच serve as means to tide over periods of stress beside helping in dispersal, they germinate to form new plants under favorable। वही तो कुल मिलाकर आपको याद क्या रखना है, ये अपन सब पढ़ चुके हैं प्लांट किंगडम में, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, इसके अलावा अमीबा में स्पोरुलेशन अपन पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में सब अपन पढ़ चुके हैं। तो अलग अलग एग्जाम्पल्स यहाँ पर डील करने की जरूरत नहीं है। जब हम पूरी बायोलॉजी एक साथ पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरलिंक करने पड़ेंगे चैप्टर्स, तो समय वेस्ट नहीं करना है। तो अपन ने सब में, एनिमल्स में भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, प्लांट्स में भी एग्जाम्पल देखे हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मिनिमम लेवल पे कैसे ले जाया जाता है, डिफरेंट मीन्स होते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जस्ट मार्क कर लो। अरे यार चलो।
है ना। तो इनको मैं जस्ट हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि ये रीड जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। फेवरेबल सिचुएशन आने पर यहां पर वो जर्मिनेट कर जाएंगे। ये जो पीरियड होता है इसको डोरमेंसी का पीरियड भी आप कह सकते हो, सस्पेंशन का जो पीरियड होता है बच्चों प्लांट्स के केस में। नाउ इन एनिमल्स द ऑर्गेनिज्म इफ अनेबल टू माइग्रेट माइट अवॉइड द स्ट्रेस बाय एस्केपिंग इन टाइम। द फेमिलियर केस ऑफ बेयर्स गोइंग इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर। विंटर स्लीप को अपन हाइबरनेशन कहते हैं और समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं, है ना। तो जो कन्फर्मर्स होते हैं टेम्परेचर के केस में मैं बात करूं बच्चों, तो वो क्या करते हैं टेम्परेचर जब वो रेगुलेट नहीं कर सकते, जैसे मैं फ्रॉग की बात करूं बच्चों, अब फ्रॉग एक टेम्परेचर के केस में यदि मैं बात करूं तो कन्फर्मर है ना, एक्टोथर्मिक एनिमल है। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा वो उन वर्टिब्रेट्स में आता है, अभी मैं बताया था वर्टिब्रेट्स में स्पाइसेस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स आर कन्फर्मर्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। एक्टोथर्मिक कहलाते हैं, हेट्रोथर्मल भी कहलाते हैं बच्चों ये, पोइकिलोथर्मिक भी इनको हम कहते हैं। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। अब मान लो बाहर 50 डिग्री सेल्सियस चला गया तो 50 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका टिकट कट जाना है, उसके पहले कट जाएगा, उसके एंजाइम्स इतने ज्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते। तेज ठंडे टेम्परेचर बहुत नीचे जाने लग जाएगा, जीरो पे भी नहीं कर सकते। अब उसके पास क्या रास्ता बचा भाई, अब वो तो मेंटेन कर ही नहीं सकता अपना बॉडी टेम्परेचर, तो वो क्या करेगा भाई, जब भी उसको लगेगा कि बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है तो वो कोई ऐसा एरिया ढूंढ लेगा छुपने के लिए जहां पर टेम्परेचर न बहुत ज्यादा हो न बहुत कम हो, ठीक, और वहां पर जाके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले जाएगा, यानी कि सो जाएगा, सिंपल वे में सो जाएगा। जब हम सोते हैं तो हमारी क्या हो रहा है, सिर्फ जिंदा रहने के लिए धड़कन चल रही है, सांसें चल रही है ना, मिनिमम लेवल पे हमारे बॉडी सिस्टम्स काम करते हैं जब हम सोते हैं, ठीक है। तो यही जो स्लीप लेते हैं एनिमल्स, विंटर में हाइबरनेशन कहलाती है और समर्स में एस्टिवेशन कहलाती है, ये अपने को पता होना चाहिए। दिस इज अ मेथड ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी टू कॉप अप विद अनफेवरेबल सिचुएशंस, वी कैन से स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हम कह सकते हैं, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, है ना। क्यों, क्योंकि जब वो कुछ खा भी नहीं रहा, लगातार सो रहा है उस समय तेज सर्दी में, यहाँ पे बियर का एग्जांपल दिया है मैंने, आपको फ्रॉग का एग्जांपल दिया है, जब वो लगातार सो रहा है, लगातार सोता है, हमारी तरह नहीं कि 8 घंटे सोया फिर उठ गया, लगातार सो रहा है वो, तो इसका मतलब कुछ खा भी नहीं रहा, कुछ पी भी नहीं रहा, तो फिर जो मिनिमम लेवल पे अंदर एक्टिविटी चल रही है, हार्ट काम कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम कर रहा है, मिनिमम लेवल पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको भी तो काम करने के लिए एनर्जी चाहिए, वो कहां से आ रही होगी। तो बिफोर गोइंग इनटू हाइबरनेशन और एस्टिवेशन, जब इनको, क्योंकि पता होता है कि अब टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब मुझे जरूरत है एस्टिवेशन की, या अब टेम्परेचर कम हो रहा है मुझे जरूरत है हाइबरनेशन की, उसके पहले ही क्या करते हैं कि बॉडी के अंदर फूड रिजर्व, मतलब जरूरत से ज्यादा फूड रिजर्व ले लेंगे। तो ये जो हाइबरनेशन एस्टिवेशन का वक्त है, उस समय बॉडी के अंदर जो ऑलरेडी फूड रिजर्व है, वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज फैट्स, वो यूटिलाइज होंगे, उनको ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन उनका भी तो एक अमाउंट है फिक्स, क्योंकि बाहर से कुछ नहीं ले रहा है, वो भी तो खत्म होंगे ना एक दिन, जब वो खत्म होंगे उसके बाद उसका उठाना जरूरी है, और जब वो उठा तब तक भी यदि अनफेवरेबल सिचुएशन है तो फिर तो वैसे ही मरना है वो। तो ये चीजें कहां पर पॉसिबल है, जब अनफेवरेबल सिचुएशन का जो समय है उतना ही है जितने समय में वो हाइबरनेट या एस्टिवेट करके भी जिंदा रह सकता है। इसलिए हमने क्या बोला, माइग्रेशन और सस्पेंशन दोनों शॉर्ट ड्यूरेशन अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने आप को बचाने के तरीके हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली अनफेवरेबल सिचुएशंस में बच्चों, ठीक है, क्लियर। तो सम स्नेल्स, इसमें और भी एग्जांपल्स आपको दिए हैं बच्चों, सम स्नेल्स एंड फिश गो इनटू एस्टिवेशन टू अवॉइड समर रिलेटेड प्रॉब्लम। तो एस्टिवेशन और हाइबरनेशन ये दो वर्ड्स हमें पता होने चाहिए यहां पर, ठीक है। चलो एक वर्ड यहां पर आपको और दे रखा है, अंडर अनफेवरेबल, ये याद रखना बच्चों, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस मेनी जूप्लैंक्टन स्पीशीज इन लेक्स एंड पोन्ड्स आर नोन टू एंटर डायपोज, अ स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, ये इंसेक्ट्स में, आर्थ्रोपोड्स में भी देखने को मिलता है, यहाँ पर जूप्लैंक्टन आपको दे रखा है बच्चों, है ना। इसके अलावा हाँ जूप्लैंक्टन का दे रखा है, तो मेनली आर्थ्रोपोड्स के अंदर आपको ये देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोड्स के अंदर एक खास बात क्या होती है कि जब भी अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, लेकिन सम ऑफ देम, नॉट ऑल, सम ऑफ देम कैन एंटर स्टेज ऑफ डायपोज। डायपोज में क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ना लार्वल डेवलपमेंट, लार्वा प्यूपा, तो किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेज में वो अपना डेवलपमेंट विदहोल्ड कर देते हैं, रुक जाते हैं जब तक कि फेवरेबल सिचुएशन नहीं आए। तो यूजुअली ये जो डायपोज वर्ड होता है ना, ये जो डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली स्टेज होता है, अर्ली स्टेज डेवलपमेंट, लार्वा प्यूपा, उस वाली स्टेज के दौरान जो अपना डेवलपमेंट है उसको रोकने के लिए ये वर्ड यूज करते हैं अपन, तो ये भी हमें पता होना चाहिए, है ना। मेनली आर्थ्रोपोड्स के अंदर सम मेंबर्स ऑफ द आर्थ्रोपोड्स लाइक जूप्लैंक्टन में आपको देखने को मिलेगा बच्चों। आज के लेक्चर में अब देखो कितना टाइम हो गया हमें,
ऑलमोस्ट 2 घंटे होने वाले हैं हमें। तो बेटा यदि अच्छे से पढ़ना है तो समय तो लगता है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो बड़े चैप्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उनमें पता नहीं है मेरे को, तो मतलब मैं पूरे लेक्चर ऐसे किसी के देखे नहीं है कभी, है ना, लेकिन मैं इतना जरूर नोटिस में आती चीजें कि हाँ 1.5 घंटे में ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। भाई 1.5 घंटे में कैसे पढ़ा सकते हो? 1.5 घंटे में तो अभी कितने 23 पेज का चैप्टर है ना, 8 पेज पे हुए हैं अभी हमारे, आधे भी नहीं हुए अभी तो। और मुझे नहीं लगता इससे जल्दी यदि आप पढ़ोगे तो कुछ गेन करोगे, पॉसिबल ही नहीं है बेटा, है ना, इसीलिए इसको हमने 2 वन शॉट में लिया है। अडेप्टेशंस आज के लिए लास्ट टॉपिक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर में, दैट इज पॉपुलेशंस। मैंने बोला था 2 पार्ट में, और नाम ही क्या, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। आज ऑर्गेनिजम्स वाला पार्ट कंप्लीट, देन वी विल स्टार्ट पॉपुलेशंस इन द नेक्स्ट लेक्चर बच्चों। तो अडेप्टेबिलिटी की बात करेंगे, अडेप्टेशंस। अब जो मैंने बात कही थी वो लाइन याद रखना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, एवोल्यूशन चैप्टर में आज जाकर अभी देखना है एनसीईआरटी में, एवोल्यूशन चैप्टर में वहां पर एक लाइन रखी, अडेप्टेशंस आर इनहेरिटेबल, है ना, वो यहां पर आप समझ में आ जाएगी, यहां पर भी बोली है इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने ये चीज। While considering the various alternatives available to organisms for coping with extremes in their environment, we have seen that some are able to respond through certain physiological adjustment while others do so behaviorally। मतलब खुद कुछ तो, जैसे हमारी हम बात करें तो हम तो फिजियोलॉजिकली स्वेटिंग से, वाजोडायलेशन, वाजोकंस्ट्रिक्शन, शिवरिंग, बॉडी में जो चेंजेस हो रहे हैं उसी से कॉप अप कर लेते हैं विद द एक्सटर्नल सिचुएशंस। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने बिहेवियर के थ्रू कर रहे हैं, लाइक माइग्रेशन और सस्पेंशन, ठीक है, मेनली माइग्रेशन, नॉट सस्पेंशन, अगेन फिजियोलॉजिकल में आ जाएगा। दीज रेस्पॉन्सेज आर ऑल्सो एक्चुअली देयर अडेप्टेशंस, सो ये सब अडेप्टेशंस में आते हैं। सो वी कैन से दैट अडेप्टेशन, अब अडेप्टेशन की डेफिनेशन देखना बच्चों, उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो थोड़ी देर पहले मैंने भी बोली थी कि दे आर इनहेरिटेबल। अडेप्टेशन इज एनी एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, एनी क्वालिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच मे बी मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल, that enables the organism to survive and reproduce in its habitat। अब आगे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, many adaptations have evolved over a long evolutionary time and are genetically fixed। किस लेवल पे डिसाइड हो रहे हैं अडेप्टेशंस? जेनेटिक लेवल पे। भाई कौन ज्यादा अडेप्टेड है? जो ज्यादा अडेप्टेड है वो ज्यादा फिट है, और जो ज्यादा फिट है उसका ज्यादा सर्वाइवल है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। आज हम हैं क्योंकि हम ज्यादा फिट हैं, हमारी फिटनेस ज्यादा है। और क्यों हैं हम आज? जो नहीं थे उनको नेचर ने एलिमिनेट कर दिया। क्यों? उनके पास जो कैरेक्टर्स थे हमसे इंफीरियर थे, हमारे पास उनके कंपैरिजन में जो एलिमिनेट हो चुके हैं ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ज्यादा सुपीरियर कैरेक्टर्स है। और कैरेक्टर्स किसका एक्सप्रेशन है? जीन्स का। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यदि मैं सिर्फ आदमियों की, इंसानों की बात करूं, है ना, मानव जाति की बात करूं, ह्यूमंस की बात करूं, तो भी तो हमारे एंसेस्टर्स से लगातार बहुत सारे ह्यूमंस पैदा हो रहे हैं। लेकिन सबको एक जैसे थोड़ी जीन्स मिल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल थोड़ी है, क्लोन्स थोड़ी है सब। अब जिनमें सुपीरियर जीन्स का बेटर कॉम्बिनेशन है उनमें बेटर कैरेक्टर, जितने ज्यादा बेटर कैरेक्टर उतनी ही ज्यादा बेटर अडेप्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा बेटर अडेप्टेबिलिटी उतनी बेटर फिटनेस, जितनी ज्यादा फिटनेस उतना ही ज्यादा सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। तो वो जो मैं बार बार बोलता हूं कि अडेप्टेशंस, क्योंकि क्या होता है कि जब भी मैं अडेप्टेशन की बात करता हूं तो बच्चों को, इनफैक्ट ज्यादातर को, टीचर्स में भी हमारा कई बार डिस्कशन होता है, तो क्या लगता है जैसे हम, क्योंकि हम लेमन लैंग्वेज में क्या होता है यार, वो कहीं भी जाकर अडेप्ट हो जाता है इजीली, तो लोगों को क्या लगता है वो हो रहा है। अरे वो हो नहीं रहा, वो ऑलरेडी अडेप्टेड है, उसके पास अडेप्टेशन के लिए ऑलरेडी सुपीरियर कैरेक्टर्स हैं, क्वालिटीज है, तभी तो वो अडेप्ट हो पाया भाई आगे। तो हम क्या इसको एक्वायर्ड कैरेक्टर मान लेते हैं, एक्वायर्ड प्रॉपर्टी मान लेते हैं अडेप्टेबिलिटी को, जो कि इनहेरिटेबल है, साफ साफ लिख रखा है एवोल्यूशन में, देख लेना, यकीन नहीं आ रहा हो तो गारंटी के साथ कह रहा हूं। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स, बहुत अच्छे से समझा भी दिया, 2-2 4-4 एग्जांपल देखे आज। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वाटर, द कंगारू रेट। अब देखो यहां पर जैसे कंगारू रेट की अडेप्टेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में ये मिलता है बच्चों अपने को, पूरी जिंदगी पानी नहीं पीता, नहीं पीता, एक घूंट पानी नहीं पीता। क्यों? जेनेटिकली अडेप्टेड है, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसके जीन्स ऐसे हैं कि ऐसे एंजाइम्स बने हुए हैं उसकी बॉडी में, उसकी फिजियोलॉजी इस तरह से डेवलप हो चुकी है कि उसकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सारे केमिकल रिएक्शन, जैसे फैट्स के ऑक्सीडेशन में प्रोडक्ट्स के अंदर वाटर भी एज ए बाय प्रोडक्ट बनता है। कंगारू रेट क्या करता है, क्योंकि वो डेजर्ट्स में मिलता है जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी कम है, ओवर टाइम
उसमें ऐसे जेनेटिक चेंजेस को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया, उन वाले कंगारू रेट्स को नेचर ने सेलेक्ट कर लिया जिनमें ऐसे जेनेटिक चेंजेस हो गए थे, मे बी ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मे बी ड्यू टू म्यूटेशंस, मे बी एनी रीजन ऑफ वेरिएशन, जो भी रहा हो, उनको सेलेक्ट करा नेचर ने जिनमें ऐसी अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ जेनेटिक चेंजेस कि अब जितनी पानी की रिक्वायरमेंट उनको है वो पूरा पानी वो कहां से एक्वायर करते हैं, फ्रॉम द बाय प्रोडक्ट वाटर विच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस इनसाइड देयर बॉडी, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग फैट ऑक्सीडेशन। तो बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें जो पानी निकल रहा है, बन रहा है, उसी से वो अपना काम चला लेते हैं, पानी की नीड पूरी कर लेते हैं, बाहर से पानी पीने की जरूरत नहीं। दूसरा, यूरिन के थ्रू पानी का लॉस कम से कम करते हैं, हाईली कंसंट्रेटेड यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं। दिस इज अडेप्टेबिलिटी। कहां, किस लेवल पर डिसाइड हो रही है? द लेवल ऑफ जीन्स बच्चों, है ना। खुद चलाकर कुछ नहीं कर रहा है वो बन ही ऐसा गया है बिकॉज ऑफ जेनेटिक, एट द जेनेटिक लेवल। तो ये मैं समझाना चाह रहा हूं बार बार आपको, तो इसको मार्क कर लेंगे। कंगारू रेट का एग्जांपल आपसे पूछा जाता है, सिर्फ कंगारू रेट को मार्क कर लो कि भाई ये वाला पूरा टॉपिक अपने को अच्छे से पढ़ना है, ये एग्जांपल अच्छे से पढ़ना है। समझा तो मैंने दिया ही है, मुझे नहीं लगता अब आपको रटने की जरूरत पड़ेगी। तो कंगारू रेट ये भी याद कर लेना, कहां मिलता है, पूछा जा सकता है ना, नॉर्थ अमेरिकन डेजर्ट्स में। is capable of meeting all its water requirements through its internal fat oxidation, in which water is a byproduct. It also has the ability to concentrate its urine so that minimal volume of water is used to remove excretory products. समझा दिया? आई थिंक समझ में आ भी गया होगा, है ना। चलो, many desert plants have a thick cuticle on their leaf surfaces and have their stomata arranged in deep pits to minimize water loss through transpiration. They also have a special photosynthetic pathway that enables, CAM pathway अपन पढ़ते हैं बच्चों, ग्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिक पाथवे, फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो जैसे एनिमल्स के अंदर अडेप्टेबिलिटी है जेनेटिक लेवल पे, वैसे ही प्लांट्स के अंदर भी आपको जो अडेप्टेबिलिटी मिलेगी वो जेनेटिक लेवल पे मिलेगी। जैसे जो डेजर्ट एरियाज में प्लांट्स मिलते हैं, एक अडेप्टेबिलिटी क्या है, थिक क्यूटिकल ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए। स्टोमेटा कैसे होंगे बच्चों, डीप संकन स्टोमेटा होंगे, वाटर लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसपिरेशन। स्केम पाथवे आपको देखने को मिलेगा जिसमें दिन के समय स्टोमेटा क्लोज रहते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी इन डेजर्ट प्लांट्स। तो यहाँ पे सिर्फ डेजर्ट प्लांट को हम हाईलाइट कर लेंगे, हमें इसको पढ़ना है। ठीक है, दे आल्सो हैव, ये पढ़ लिया। सम डेजर्ट प्लांट्स लाइक ओपोन्शिया हैव नो लीव्स, दे आर रिड्यूस्ड टू स्पाइन्स, ताकि अगेन ट्रांसपिरेशन कम हो। लेकिन फिर फोटोसिंथेटिक फंक्शन कौन करेगा भाई, लीव्स यदि थॉर्न्स में या स्पाइन्स में रिड्यूस हो गई है तो फिर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी वहां पर स्टेम कर रही है, उनमें स्टेम मॉडिफाइड है फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए, ग्रीन एंड फ्लैटेंड स्टेम्स आपको देखने को मिलेगी बच्चों। अब यहां पर एक और जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है बच्चों एलन्स रूल, ये हमें याद रखना है। Mammals from colder climates generally have shorter ears and limbs to minimize heat loss. मैंने अभी क्या बोला था, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा कोल्डर एरियाज में उतना ही ज्यादा हीट लॉस होगा। तो इसके लिए जेनेटिक लेवल पे क्या अडेप्टेशन हो गया, जो मेमल्स कोल्डर क्लाइमेट्स में आपको देखने को मिलेंगे उनके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, मेमल्स फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट्स जनरली हैव शॉर्टर ईयर्स, छोटे कान होंगे, एंड लिम्स भी, उनके हाथ पैर भी छोटे होंगे ताकि सरफेस एरिया कम, हीट लॉस कम। ये क्या कहलाता है, एलन्स रूल, है ना, कि ठंडे इलाकों में छोटे कान और छोटे लिम्स वाले एनिमल्स मिलते हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। इन द पोलर सीज एक्वेटिक मेमल्स लाइक सील्स हैव ब्लबर, पढ़ाता हूं बच्चों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में। व्हाइट फेट की थिक लेयर जो सील्स, वेल्स, डॉल्फिन्स, है ना, इन सब में इंसुलेटिंग लेयर, फेट की मोटी परत मिलती है स्किन के नीचे, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। तो पोलर सीज, सील्स के अंदर, इसके अलावा वेल्स के अंदर, डॉल्फिन्स के अंदर इंसुलेटर मटेरियल आपको मिलता है दैट रिड्यूसेस लॉस ऑफ बॉडी। ये भी आपको याद रखना है, ये एग्जांपल्स पूछे जाते हैं। Some organisms possess adaptations that are physiological which allow them to respond quickly to a stressful situation. If you had ever been to any high altitude place more than 3500 meter Rotang Pass near Manali and Leh, you must have experienced what is called altitude sickness. Breathing and exchange of gases में बात होती है, जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं, स्पेसिफिकली ये आपसे पूछा जाता है कि किस लेवल के बाद आपको ऑल्टीट्यूड सिकनेस फील होने लगेगी। 3500 मीटर के ऊपर ये चीज होने लगती है। क्या होता है, जैसे जैसे आप जाओगे बेटा ऊपर तो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कम होती जाएगी, ऑक्सीजन कंटेंट इन दी एटमॉस्फेयर कम होता जाएगा। ऑक्सीजन कंटेंट कम हो रहा है तो अवेलेबिलिटी टू द टिश्यूज भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्जिया, पेन इन द मसल्स, ये सारी चीजें आपको फील होती है।
ठीक है, लेकिन यदि आप कुछ समय वहां रुक जाते हो तो 24 से 36 घंटे बाद ये धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। तो ये जो नोजिया, वॉमिटिंग वगैरह हो रही है हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से, इसको हम कहते हैं ऑल्टीट्यूड सिकनेस और माउंटेन सिकनेस। और फिर धीरे 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 जब ये सिम्टम्स जाने लग जाते हैं तो आप कहते हैं कि आप एक्लिमेटाइज हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं उस सिचुएशन के। अब ये एडजस्टमेंट कहां हो रहा है? फिजियोलॉजिकल लेवल पे, अगेन डिसाइडेड बाय जीन्स। कैसे? तो होता क्या है बच्चों, हमारे पास एक हार्मोन होता है एरिथ्रोपोइटिन, है ना। अब जब हम हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो किडनीज इस एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन के सिक्रीशन को बढ़ा देती है। एरिथ्रोपोइटिन, पोइसिस मींस फॉर्मेशन, एरिथ्रोपोइसिस फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन बढ़ जाएगा। आरबीसीज का फॉर्मेशन बढ़ गया तो हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ गया, हीमोग्लोबिन का कंटेंट बढ़ गया तो अब वो ज्यादा ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। प्लस एट द टिश्यू लेवल, एट द टिश्यू लेवल क्या होगा? राइट शिफ्ट ऑफ द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, समझाया था मैंने आपको ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। जब भी राइट शिफ्ट होता है तो ऑक्सीजन को ज्यादा अनलोड करता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा रिलीज करता है इनटू द टिश्यूज बच्चों, ताकि टिश्यूज को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन मिले। ये चेंजेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से फिर हम एक्लिमेटाइज कर पाते हैं। ठीक है, सो इट सिम्टम्स इंक्लूड, ऑल्टीट्यूड सिकनेस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? नोजिया, फटीग, हार्ट पैल्पिटेशंस, मतलब हार्ट रेट ज्यादा तेज चलने लग जाती है जिसको आप फील कर सको। तो जब भी हम हमारे दिल की धड़कन जो तेज चलने लग जाती है और जिसको हम फील कर पा रहे हैं, दैट कंडीशन इज नोन एज पैल्पिटेशन बच्चों, है ना, ये वर्ड पता होना चाहिए। This is because in the low atmospheric pressure of high altitudes, the body does not get enough oxygen, but gradually you get acclimatized and stop experiencing altitude sickness. How did your body solve this problem? The body compensates low oxygen. अब यहाँ पर जो मैंने अभी आंसर बताया था वो देखा आपको। The body compensates low oxygen availability by increasing red blood cell production, decreasing the binding affinity of hemoglobin. मतलब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के कम रखेगा, छोड़ेगा ज्यादा। ठीक है, टिश्यूज के लेवल पे ये बात हो रही है। एंड बाय इंक्रीजिंग द ब्रीदिंग रेट, ब्रीदिंग रेट ज्यादा तो ऑक्सीजन ज्यादा पहुंचेगी, फ्रेश एयर ज्यादा पहुंचेगी लंग्स में। Many tribes live in the high altitude of Himalayas find out if they normally have a high red blood cell. जो ऑलरेडी हाई एल्टीट्यूड्स में रहते हैं, यदि हम उनका रेड ब्लड सेल काउंट देखेंगे वो रिलेटिवली हमें ज्यादा देखने को मिलेगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, in most animals the metabolic reactions and hence all the physiological functions proceed optimally in a narrow temperature range, humans में 37 डिग्री सेल्सियस पे, but there are microbes, आर्कीबैक्टीरिया का एग्जांपल दे रखा है जो हमने शुरुआत में भी ले लिया था बच्चों। they flourish in hot springs and deep sea hydrothermal vents where temperatures far exceed 100 डिग्री सेल्सियस, ये ऑलरेडी सबको पता है। अब देखो एक और क्वेश्चन यहाँ पर रेज करा है एनसीईआरटी ने, बट आंसर नहीं दे रखा और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है इसका, देखते हैं। मेनी फिश थ्राइव इन अंटार्कटिक वाटर्स वेयर द टेम्परेचर इज ऑलवेज बिलो जीरो, हाउ डू दे मैनेज टू प्रिवेंट देयर बॉडी फ्लूइड्स फ्रॉम फ्रीजिंग? जो सब जीरो टेम्परेचर पे रह रही हैं, पर्टिकुलरली जैसे यहाँ पर अंटार्कटिक वाटर्स की हमने बात करी है, फिर उन फिशेस का ब्लड तो जम जाना चाहिए, बॉडी फ्लूइड्स जम जाने चाहिए, लेकिन नहीं जम रहे। क्यों नहीं जमते हैं? ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, इसका आंसर क्या होगा पता होना चाहिए, क्योंकि पूछा जा सकता है, क्वेश्चन रेज करा है एनसीईआरटी ने, नीट में दे सकती है। तो इसका आंसर बच्चों ये होगा, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। इनके पास, इनके ब्लड में, बॉडी फ्लूइड्स में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज एंटी फ्रीज। ये जो एंटी फ्रीज होता है बच्चों, ये कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, जैसे ही स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस बनने लगते हैं इनके ब्लड में, उन स्मॉल पार्टिकल्स के साथ ये प्रोटीन्स जो एंटी फ्रीज प्रोटीन से बाइंड कर लेते हैं और उन आइस पार्टिकल्स को बड़ी साइज में एग्रीगेट होने से, कलेक्ट होने में रोकते हैं। जब बड़े आइस पार्टिकल्स नहीं बन पाएंगे तो पूरा का पूरा जो बॉडी फ्लूइड है वो फ्रीज नहीं होगा, सिर्फ छोटे पार्टिकल्स फ्लोट करते रहेंगे आइस के। तो ये जो सब्सटेंस है, जो फ्रीजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड, जो प्रोटीन्स हैं जो फ्रीजिंग ऑफ बॉडी फ्लूइड को अवॉइड कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं बच्चों इन फिशेस के अंदर, दीज आर एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का एक्सप्रेशन किस लेवल पे होता है? अगेन जीन्स, जीन्स डिसाइड करते हैं कौन से प्रोटीन्स बन रहे हैं, जेनेटिक लेवल पर अडेप्टेबिलिटी होती है। आगे बात समझ में, आंसर याद रखना, यहां पर लिख देता हूं कि एंटी फ्रीज प्रोटीन्स इसका आंसर है, एंटी फ्रीज प्रोटीन्स। ठीक है, क्लियर? फिर एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहां पर पूछा है, और वो पूछा है जैसे जैसे आप डीप वाटर्स में जाओगे नीचे तो प्रेशर बढ़ेगा, है ना। इनफैक्ट जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है डीप ओशन वाटर्स में, जो एनिमल्स मिलते हैं बच्चों, वहां पर 100 गुना से भी ज्यादा प्रेशर इन कंपैरिजन टू द लैंड सरफेस। अब इतने बड़े प्रेशर पे तो यदि हम चले जाए ना, क्रश हो जाएगा, आपकी खोपड़ी पूरी क्रश हो जाएगी तरबूज की तरह। फिर ये कैसे सर्वाइव कर रहे हैं वहां पर? इनको सर्वाइव करने में दो चीजें मदद करती है। पहली चीज,
हाउ डू दे लिव अंडर सच हाई प्रेशर एंड डू दे हैव स्पेशल एंजाइम्स, ये पूछा है यहाँ पर जो मेन चीज होती है वो दो चीज होती है। एक तो मोर वाटर कंटेंट इन बॉडी, इनकी बॉडी में जो डीप ओशन एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में आपको ज्यादा वाटर कंटेंट मिलेगा। जितना ज्यादा एयर कंटेंट होगा बॉडी में, प्रेशर का इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होगा, वाटर कंटेंट ज्यादा होगा तो प्रेशर का इंपैक्ट कम होगा। तो एक कारण तो ये बचाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ट्राई मिथाइल अमीन ऑक्साइड, ये प्रेशर लेवल्स को, ये सब्सटेंस प्रेशर लेवल्स को स्टेबलाइज, नाइट्रोजन कंटेनिंग प्रोडक्ट है बच्चों, ये प्रेशर लेवल्स को स्टेबलाइज करके रखता है इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसकी मदद से ये हाई प्रेशर्स को टॉलरेट कर पाते हैं। अगेन क्योंकि क्वेश्चन रेज करा है एनसीईआरटी ने, आपको आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बेटा केशव, एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिपेंड्स ऑन अडेप्टेशन, ये क्वेश्चन ही सही नहीं है। आप जो पूछना चाह रहे हो कि इनहेरिटेबल होती है नहीं होती, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इनहेरिटेबल पूरी तरह से नहीं होती भाई, डिसाइड तो वो भी जीन्स के लेवल पे हो रही है, लेकिन वो डेवलप बाद में होती है। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे, और उसके ऊपर बाहर बाद के जो फैक्टर्स होते हैं उनका इंपैक्ट भी होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है दैट इज नॉट इनहेरिटेबल, innate immunity is inheritable. Some organisms show behavioral responses to cope up with variations in their environment. Desert lizards, अब ये तो हो गया फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन, है ना, अपनी बॉडी की फंक्शनिंग की मदद से हम कैसे अडेप्ट कर रहे हैं। अब बिहेवियरल अडेप्टेशन यहाँ पर आपको बताया है, बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज की मदद से, उसमें एग्जांपल दिया है डेजर्ट लिजर्ड्स का। सिंपल सा एग्जांपल है, गर्मी है तो छाया में चली जाएगी, है ना, और जब टेम्परेचर उनको ठंड लग रही है धूप में चले, सिंपल है ना, ये बिहेवियरल अडेप्टेशन हो गया। They bask in the sun and absorb heat when their body temperature drops below comfort zone and move into shade when the ambient temperature starts increasing, यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो some species are capable of burrowing into the soil, कुछ क्या करते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो सोइल के अंदर बरो करके वहां पर चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर जो है मॉइस्चर रहता है, टेम्परेचर कम रहता है और वो बाहर की हीट से अपने आप को बचा सकते हैं। बोरोइंग एनिमल्स के अंदर, शीव्स के अंदर ये चीज देखने को मिलती है बच्चों। तो आई होप यहाँ तक का पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा। तो ये आज जो वन शॉट था दैट वाज ऑफ ऑर्गेनिजम्स पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। द नेक्स्ट हाफ पॉपुलेशंस वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। दिस इज ऑल इन दिस लेक्चर फ्रॉम योर फ्रेंड, मेंटर एंड मोटिवेटर डॉक्टर अंशुमन, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।